हेलो मैजिशियंस, मैजिक की दुनिया में आपका स्वागत है। मेरे साथ इस प्यारी सी जादुई जर्नी में जुड़ने के लिए आपका दिल से थैंक यू। आज डे 15 है। डे 15 शुरू करने से पहले हमने पिछले दिनों के चैप्टर्स में क्या सीखा, क्या पढ़ा और क्या प्रैक्टिस किया, इसको रिवाइज कर लेते हैं। डे 1 काउंट योर ब्लेसिंग्स, अपनी नियामतें गिने। डे 2 द मैजिक रॉक, जादुई पत्थर। डे 3 मैजिकल रिलेशनशिप्स, जादुई संबंध। डे 4 मैजिकल हेल्थ, जादुई स्वस्थ। डे 5 मैजिक मनी, जादुई धन। डे 6 वर्क्स लाइक मैजिक, जादू की तरह काम करना। डे 7 द मैजिकल वे आउट ऑफ नेगेटिविटी, नकारात्मकता से बाहर निकलने का जादुई तरीका। डे 8 द मैजिकल इंग्रेडिएंट, जादुई तत्व। डे 9 द मनी मैग्नेट, धन का चुंबक। डे 10 मैजिक डस्ट एवरीवन, हर एक पर जादू की धूल का छिड़काव करें। डे 11 अ मैजिक मॉर्निंग, जादुई सुबह। डे 12 मैजिकल पीपल हु मेड अ डिफरेंस, जादुई लोग जिन्होंने फ़र्क डाला। डे 13 मेक ऑल योर विशेस कम ट्रू, अपनी सारी इच्छाओं को हकीकत में बदलें। डे 14 हैव अ मैजिकल डे, अपने दिन को जादुई बनाएं। और आज है हमारा डे 15 मैजिकली हील योर रिलेशनशिप्स, जादू से अपने संबंधों को मधुर बनाएं। तो अभी आपको स्क्रीन पे एक फ़ोटोग्राफ दिखाई दे रहा होगा। चैप्टर शुरू करने से पहले आप इस फ़ोटो को ध्यान से देखिए, आपको क्या दिखाई दे रहा है। तो फोटोग्राफ में एक टेबल है, टेबल के ऊपर एक फ़ोटो फ्रेम है और फ़ोटो फ्रेम में अगर आप ध्यान से देखोगे तो एक मैन है और एक वुमन है, एक आदमी है और एक औरत है। अब ये भाई बहन भी हो सकते हैं, हस्बैंड वाइफ भी हो सकते हैं, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड भी हो सकते हैं, या आपकी मम्मी पापा भी हो सकते हैं, मतलब ये कोई भी हो सकते हैं। अगर आप ध्यान से इस फ़ोटो फ्रेम को देखोगे तो ये जो फ़ोटो फ्रेम का शीशा है, कांच है, जो इसका शीशा है ना, ये टूटा हुआ है, इस पे दरारें हैं। और इस फ़ोटो फ्रेम के साइड में एक कैंडल स्टैंड है, कैंडल स्टैंड में कैंडल जल रही है। और अगर आप इस कैंडल स्टैंड को ध्यान से देखोगे तो इसकी शेप हार्ट के जैसे है। देख रहे हो आप? तो आप देख रहे हो ये जो इस बुक में फ़ोटोज़ दिए गए हैं, ये सब बोलती हुई तस्वीरें हैं, ये तस्वीरें खुद बोल रही हैं। सामने एक फ़ोटो फ्रेम है जिसका कि कांच टूटा हुआ है, और फ़ोटो फ्रेम में जो भी दो पर्सन हैं वो आपके बहुत क्लोज वन होंगे ऑब्वियसली, तभी तो आप उनकी फ़ोटो को अपने घर में रखोगे ना, टेबल पे सजा के। और सामने एक जलती हुई मोमबत्ती है। जलती हुई मोमबत्ती का मतलब है कि अंधकार में रोशनी। तो जैसे जो आपके बुझे हुए से रिश्ते हैं, वो रिश्ता कोई भी हो सकता है, उनमें फिर से प्यार भरना, मधुरता भरना और वो रोशनी भरना। और ये देखिए, और कैंडल स्टैंड की शेप भी हार्ट के जैसे, दिल के आकार की। और ये दिल का, और ये जो दिल है ये अब जुड़ रहा है, टूटा हुआ दिल। तो मतलब है कि जो टूटा हुआ दिल है अब ये फिर से जुड़ रहा है। ठीक है, तो आइए अब चैप्टर शुरू करते हैं। डे 15 15वां दिन, मैजिकली हील योर रिलेशनशिप्स, जादू से अपने संबंधों को मधुर बनाएं। तो आज हम अपने सारे उन रिलेशनशिप्स को, जो भी आपके संबंध हैं, जिनके साथ भी थोड़ा सा टकराव है, थोड़ा सा मनमुटाव है, और ये जो टूटा हुआ आपका दिल है, दिल का ये जो दर्द है, ये जो दिल के कहते हैं ना जख्म है, आज ये सारे भरने वाले हैं इस प्रैक्टिस में। तो बहुत ध्यान से आज की प्रैक्टिस को करना, तो बहुत ध्यान से आज के चैप्टर को सुनना, समझना, खुद पढ़ना, इंग्लिश में भी पढ़ना, हिंदी में भी पढ़ना। ठीक है, और उसके बाद आप जब इसको प्रैक्टिस करोगे ना, और दिल से जब शिद्दत के साथ ये प्रैक्टिस करोगे ना, गारंटी है आपके रिलेशनशिप सारे हीरो हो जाएंगे। ठीक है, तो हैव पेशेंस और अच्छे बच्चों की तरह, अच्छे स्टूडेंट्स की तरह बहुत अटेंटिव हो जाओ और इस चैप्टर को समझो और इसे प्रैक्टिस करो। और फिर आप देखना जो भी आपके रिश्ते हैं टूटे फूटे हुए से, इधर उधर बिखरे हुए से ना, सारे जुड़ जाएंगे। ठीक है, तो
आज का चैप्टर है ही इस बात पे। अब देखो रिश्ते कितने ज़रूरी होते हैं ना लाइफ में। अब आप सबको पता है ना कि हमारे रिश्ते अगर अच्छे हो ना तो ज़िंदगी कितनी आसान होती है। अगर रिश्ते ख़राब हो ना तो कुछ अच्छा नहीं लगता है। कितने ही सारे पैसे क्यों ना हो आपके पास, कितने ही सारे रिसोर्सेज क्यों ना आपके पास ना, सब ना फीका फीका रहता है। अब रात को खाना खाने जब बैठोगे, खाना खाने के लिए जब साथ में कोई नहीं होगा ना, कितना बुरा लगता है ना। अकेले क्या खाना खाना, चाहे आपकी मंथली इनकम लाखों में हो, करोड़ों में क्यों ना हो, पर अगर साथ में कोई प्यार से दो बोल बोलने वाला नहीं है। मतलब एक होता है ना कि ठीक है बाहर वालों से आपको प्यार मिल रहा है, वो कभी कभी मिलेंगे ना। एक होता है ना कि सच में जो आपको पता है कि ये मेरा ही है। तो आज का चैप्टर बहुत स्पेशल है और ये आपके सारे रिलेशनशिप्स को हील कर देगा। तो कमर सीधी कीजिए, कानों को खोल लीजिए, दिमाग को खोल लीजिए और बाकी सब कामों को साइड में रखिए। आज सिर्फ़ और सिर्फ रिश्तों की बात करेंगे और सिर्फ़ अपने रिश्तों को और ज़्यादा प्यार से भर देंगे। ठीक है, तो आइए अब चैप्टर शुरू करते हैं। तो रॉन्डा बर्न हमें कहती हैं कि यदि आपके रिलेशनशिप्स में कोई डिफ़िकल्टी है अभी, ठीक है, अब डिफ़िकल्टी किस तरह की होती है, या तो संबंध टूट गए हैं, ब्रोकन रिलेशनशिप है आपका, या आप ब्रोकन हर्ट से गुज़र रहे हो। आय हाय कहते हैं ना, आय हाय ये जो ब्रोकन हर्ट है ना, ये कितना, मतलब मैंने कहीं पे पढ़ा है ना, जितना आपको फिज़िकल पेन होता है ना, एक सीवियर फिज़िकल पेन से भी बढ़कर होता है हार्ट ब्रोक। जब आपका दिल टूटता है ना, तो वो जो दर्द होता है ना दिल टूटने का, वो आपके एक सीवियर फिज़िकल पेन से कहीं गुना ज़्यादा होता है। ठीक है, मतलब जितना आपको फिज़िकली कहीं पे पेन हो सकता ना, उतना ही आपको हार्ट ब्रोक होने पे होता है। अब वो वैसा वाला दर्द नहीं होता है कि आपको ये चुभन हो रही है कहीं पे, वो अंदर ही अंदर होता है। मतलब आप इतने घुटते हो ना उसमें, सांस नहीं आना, बोलते हैं एंग्जाइटी अटैक होते हैं लोगों को, क्या क्या नहीं होता है, डिप्रेशन में चले जाते हैं। तो अब बस भाई बस, अब नहीं होगा ये कुछ भी। आज की प्रैक्टिस के बाद कुछ भी नहीं होगा। ठीक है, अब आप ये भी मत सोचना कि आज आप एक बार में ये प्रैक्टिस करोगे और आज ही सब कुछ होगा। अब आप इतने दिनों से प्रैक्टिस कर रहे हो, इस बुक को समझ रहे हो, तो आपको पता है कि कंसिस्टेंसी बहुत इंपॉर्टेंट है। और दिल से अगर आप प्रैक्टिस करोगे तो मैजिक एक बार में भी दिख जाएगा। और जब तक दिल से नहीं करोगे ना, तो आपको ये बार बार करना पड़ेगा ताकि मैजिक आपकी लाइफ में भी आ जाए। ठीक है, तो वो कहती हैं कि अगर आपने किसी के लिए ना कोई द्वेष की भावना पकड़ के रखी है, इफ़ यू हैव होल्ड एनी काइंड ऑफ रिजेंटमेंट, और हम ब्लेम गेम खेलते हैं ना कि नहीं ये तुम्हारी वजह से हुआ, ये मेरी वजह से, मैं तो बिल्कुल सही हूँ अपनी जगह पे, जो हुआ तुम्हारी वजह से हुआ, दोष मरते रहते हैं एक दूसरे पे। ठीक है, ब्लेम करते रहते हैं अगर दूसरे पर्सन को किसी भी चीज़ के लिए, है ना। तो आप देख लीजिए कि आपकी लाइफ में क्या कुछ ऐसा है, हार्ट ब्रोकन है, कोई टूटा हुआ रिश्ता है, या किसी के प्रति वो जलन द्वेष वाली भावना है, या दूसरों में सिर्फ कंप्लेन, दूसरों में सिर्फ दोष ही देखते हो। ठीक है, उनमें कमियां ही निकालते रहते हो अगर आप, है ना। तो आज ये जो ग्रैटिट्यूड का पावर है ना, अगर इस बुक का ना मैं एक वर्ड में कहूँ कि ये बुक किस चीज़ पे है, क्या सिखाती है हमें, तो ये क्या सिखाती है हमें, कृतज्ञता, ग्रैटिट्यूड। तो इस ग्रैटिट्यूड की पावर के साथ आज हम ये सब चेंज करना सीखेंगे। ठीक है, और जब आप ग्रैटिट्यूड को अपने रिश्तों में लेके आओगे, उन सब रिश्तों में जो कि टूटे हुए हैं अभी, जहाँ पे हीलिंग की ज़रूरत है, तो आप देखना कि मैजिकली ये सारी डिफ़िकल्ट रिलेशनशिप सारे इम्प्रूव हो जाएंगे आपके। और ये आपको करना है उन पर्सन के साथ। अब देखो यहाँ पे एक बात और समझ लो, ये करना है, ये आपको उस पर्सन के साथ ये प्रैक्टिस करनी है जहाँ पे आपके रिश्ते आपको अफेक्ट कर रहे हैं। ठीक है, अब देखो अभी कोई अजनबी है, ठीक है, आप बैठे हुए हो, कोई अब अजनबी आपके सामने से गुजरा, ठीक है, आपसे उसने हाय हेलो नहीं किया, आपकी तरफ स्माइल नहीं किया, आपको उसने देखा इग्नोर कर दिया, आपको उसका फ़र्क पड़ेगा? नहीं पड़ेगा ना, क्योंकि वो अजनबी है ना, आप उसको जानते हो ना वो आपको जानता है। तो आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, वो आपको अच्छे से ट्रीट करे ना करे, आपको वो अच्छे से ट्रीट करे ना करे, आपको इग्नोर करे, आपको अटेंशन दे, आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा उस चीज़ से। ठीक है, आपके लिए सब नॉर्मल है। पर अगर यहाँ पे बात करूँ मैं कि आपके भैया भाभी जा रहे हैं, ठीक है, और उन दोनों ने, आपके भैया भाभी जा रहे हैं और आपकी भाभी ने आपसे बात नहीं की, अब बोलो, अब आपको फ़र्क पड़ेगा?
बिल्कुल पड़ेगा। आपका कोई फ्रेंड आपके सामने से गुज़र गया, उसने आपको देख के इग्नोर कर दिया, आपको फ़र्क पड़ेगा? बिल्कुल पड़ेगा। हाँ, पर अगर आपका कोई नोन है जो कि आपके क्लोज़ भी है, ठीक है, आपका रिश्तेदार हो सकता है, आपका फ्रेंड हो सकता है, उसने आपको इग्नोर किया, तब तो फ़र्क पड़ेगा ना, बिल्कुल फ़र्क पड़ेगा। तो आज के चैप्टर की जो प्रैक्टिस है वो आपको उस ही पर्सन के साथ करनी है जो कि आपका क्लोज़ वन हो, जिसके साथ आपके रिश्ते मीठे हैं या खट्टे हैं, वो आपको फ़र्क पड़ता है। तो जिसके साथ अगर रिश्ते अच्छे हों, मीठे रिश्ते हों, तब आपको खुशी मिलती है, और जब जब रिश्ते कड़वे हों, खट्टे हों, तब आपको वो अफ़ेक्ट करते हैं, कहीं ना कहीं आपके मेंटल पीस को वो हार्म करते हैं। ठीक है, तो आप समझ गए ना कि आपको किसके साथ आज की प्रैक्टिस करनी है। तो अब वो पर्सन आपके पति हो सकते हैं, हस्बैंड वाइफ का रिलेशन हो सकता है, ठीक है, आपकी वाइफ हो सकती है, ठीक है, आपका भाई हो सकता है, बहन हो सकती है, भाभी हो सकता है, जीजू हो सकते हैं आपके, आपका बेटा हो सकता है, आपकी बेटी हो सकती है, आपका पार्टनर हो सकता है, पार्टनर मतलब बिजनेस पार्टनर, ठीक है, बिजनेस पार्टनर नहीं हो रही है अब यहाँ पे, बिजनेस पार्टनर की बात हो रही है। आपका पार्टनर हो सकता है, आपका बॉस हो सकता है, आपका कोई क्लीग हो सकता है जो कि पहले आपका बहुत अच्छा फ्रेंड था पर अब आपको लग रहा है कि नहीं, रिश्ते अच्छे नहीं हैं। ये कई बार ऐसा भी होता है कि ना फ्रेंड भी ना हो, कलीग, पर ना फिर भी हमारा ना उसकी वजह से हम नेगेटिव हो जाते हैं, मतलब कहीं ना कहीं वो हमारी लाइफ को अफेक्ट करता है ना। तो उसके साथ आप अपने रिश्ते मधुर बना सकते हो, ठीक है। आपका बिजनेस क्लाइंट हो सकता है, आपका कोई ग्राहक हो सकता है, आपका वर्क कलीग हो सकता है कोई, आपकी सासू माँ हो सकती है, आपके ससुर जी हो सकते हैं, आपकी ननद हो सकती है, आपके देवर जेठ जेठानी कोई भी हो सकता है, ठीक है। आपके पेरेंट्स हो सकते हैं, आपके मम्मी पापा में से किसके साथ टकराव चला हो किसी बात को लेके, आपकी बेस्ट फ्रेंड हो सकती है, आपके नॉर्मल फ्रेंड्स हो सकते हैं, या आपके पड़ोसी हो सकते हैं। तो इनमें से आप चुन लीजिए जहाँ पे आपको लगता है कि जिस रिश्ते में सबसे ज़्यादा हीलिंग की ज़रूरत है, उसको आज आप पकड़ लेना, उसको उसके साथ आप ये प्रैक्टिस करना आज, ठीक है। तो वो कहती हैं, तो आगे वो कहती हैं कि असल में जब हमारा सामना किसी मुश्किल संबंध से होता है या उनमें कोई चुनौतीपूर्ण स्थिति आती है, तो लगभग हर मामले में हम सामने वाले के प्रति ज़रा भी कृतज्ञता महसूस नहीं करते हैं। ऐसा ही होता है ना, जब भी कोई चैलेंज आता है किसी रिलेशन में ना, तो यही कह तो ना हम ना चाह के भी उनके लिए ना ग्रेटफुल नहीं हो पाते हैं उस वक्त, ठीक है। हम ना जो भी उन्होंने अच्छा, चाहे जितना ही अच्छा हमारे लिए क्यों ना किया हो, फिर भी ना वो उस वक्त फीका पड़ जाता है। हमें ना कहते हैं ना कि लाख आप में अच्छाई हो, पर जब आपकी एक कमी खटकती है ना, तो सिर्फ वही खटकती है। जब आपकी लाखों अच्छाइयाँ हो आप में, पर जब आपकी एक कमी को नोटिस किया जाता है ना, तो सिर्फ वही कमी ही खटकती है, आपकी अच्छाइयों को भूल जाते हैं, है ना। आपने लाख अच्छी चीज़ें की हो, पर जब आप कोई बड़ी मिस्टेक कर देते हो ना, तो आपकी मिस्टेक ही याद रखी जाती है। उसी तरह से चाहे जितना ही अच्छा रिश्ता क्यों ना हो वो किसी वक्त, पर जब आपका वो रिश्ता टूट जाता है या कोई चैलेंज उस रिश्ते में आ जाता है, तब हम ना उस पर्सन के लिए ग्रेटफुल हो ही नहीं पाते हैं, है ना। तो ग्रेटफुल नहीं हो पाएंगे तो क्या करेंगे, किसी थर्ड पर्सन के साथ जब बात करेंगे तो भी यही कहेंगे, यार उसने मेरे साथ ऐसा किया, अपना ही दुखड़ा रोएंगे। और जब दुखड़ा रोते हैं तो एक बात नोटिस करना कि हम अपना पॉइंट ऑफ व्यू तो हम क्लियर रख देते हैं सामने वाले के पास से कि मैंने ये सोचा था, मैंने ये किया, उसने ये नहीं किया, पर सामने वाले का कभी समझने की कोशिश भी नहीं करते हैं, है ना। मतलब जो सारा ब्लेम होता है ना वो सामने वाले पे मर देते हैं कि गलती तो उसी की है, उसी ने ही गलत की है, ऐसा ही होता है ना। तो यहाँ पे हम ब्लेम करने में बिज़ी हो जाते हैं दूसरों के साथ। तो आप खुद देखिए, जहाँ भी ये ब्लेम गेम चली है वहाँ पे ग्रैटिट्यूड कहाँ से आएगा, नहीं आएगा ना। तो जो ग्रैटिट्यूड थोड़ा बहुत था वो भी चला जाता है। तो आप बताइए कि ये जो ब्लेम हम करते हैं सामने वाले को, क्या ये हमारा रिश्ता ठीक करेगा? कभी नहीं करेगा। तो रिश्ता कौन ठीक करेगा हमारा? तो रिश्ता अगर ठीक करना है तो अपनी लाइफ से ये ब्लेम गेम खेलना बंद करना होगा और अपनी लाइफ में लेके आना होगा ग्रैटिट्यूड। क्योंकि ये जो ब्लेम है ये सिर्फ़ और सिर्फ रिश्तों को और ख़राब करेगा, कहीं से भी हमारे रिश्ते को हील नहीं करने वाला है। तो अब ये जो आपका रिश्ता है,
ठीक है। तो अब ये जो हम रिश्तों में बात कर रहे हैं, तो ये आपका कोई करंट का रिश्ता हो सकता है। अब जैसे हस्बैंड वाइफ का रिश्ता है, माँ बेटी का रिश्ता है ना। तो ये हमारे करंट रिलेशंस होते हैं। और कुछ पास्ट के रिलेशन होते हैं कि हमारा स्कूल टाइम में कोई फ्रेंड था जो कि उस टाइम हमारा बेस्ट फ्रेंड होता था, पर अब उससे बात नहीं होती है। क्या कोई आपका एक्स हो सकता है, ठीक है, जो अभी भी आपके मेंटल पीस को हार्म करता हो, चाहे उसके साथ कांटेक्ट ना हो पर फिर भी आपको ध्यान आता हो, आप फिर भी मन ही मन में कुढ़ते रहते हो, है ना। या फिर आपका कोई बॉस हो सकता है जहाँ पे, या हो सकता है आपने कोई जॉब छोड़ दी हो पर फिर भी पिछली जॉब में आपके बॉस के साथ, आपके कलीग के साथ अच्छे रिलेशन ना रहे हो, अभी भी आपको वो चीज़ें परेशान करती हों, ठीक है। तो ये जो पास्ट का रिलेशन का है ना, तो जब यहाँ पे पास्ट के रिलेशन की बात की जा रही है ना, तो पास्ट रिलेशन में वो लोग भी आते हैं जो कि अब इस दुनिया में नहीं हैं। ऐसा होता है ना, कई बार दादू दादी के साथ, नाना नानी के साथ, मम्मी पापा के साथ, मतलब जो हमारे लाइफ में अब नहीं है, ठीक है, जो कि गुजर चुके हैं अब, उनके साथ हमारे रिलेशन लास्ट टाइम पे कुछ अच्छे नहीं थे। और फिर हमें गिल्ट होता रहता है, पूरी उम्र हम ये सोचते रहते हैं कि एक बार मौका मिल जाए सॉरी बोलने का, रिश्ता ठीक करने का। अब नहीं कर सकते हैं, सामने तो वो पर्सन है ही नहीं, पर आज की प्रैक्टिस में हम उन सब लोगों के साथ वो प्रैक्टिस कर सकते हैं जो कि इस दुनिया में नहीं है। और साथ में उन लोगों के साथ भी ये प्रैक्टिस कर सकते हैं जो कि अभी करंट में आपके साथ रिलेशन में है, ठीक है। तो प्रैक्टिस में सिर्फ और सिर्फ हम ग्रैटिट्यूड ही फील करेंगे। और प्रैक्टिस आपको पता है क्या होती है, ग्रैटिट्यूड फील करना। और प्रैक्टिस में हम सिर्फ और सिर्फ एक ही काम करते हैं, ग्रैटिट्यूड को प्रैक्टिस करना, फीलिंग जनरेट करना वो ग्रैटिट्यूड वाली। और जब वो फीलिंग जनरेट हो जाएंगी, फीलिंग जब दिल से आएंगे ना, तो ये सब चीज़ें जो भी आपके रिश्तों में टकराव था, ये सारा एलिमिनेट हो जाएगा, सारा दूर हो जाएगा खुद ही। तो आगे रौंडाबन हमसे पूछ रही हैं कि आपको दूसरे व्यक्ति के प्रति अपनी बुरी भावनाओं को हटाने की ज़रूरत क्यों है। अब यहाँ पे, अब ये तो हमने समझ लिया कि क्या करना है, किसके साथ करना है। पर अगर मैं आपको एक क्वेश्चन पूछूं कि क्या ज़रूरत है आपको, ये जो दूसरे पर्सन के लिए आपने बैड फीलिंग्स मन में रखी हैं, बुरी भावनाएं ये जो आपने अपने मन में रखी हैं, क्या ज़रूरत है इनको एलिमिनेट करने की, क्यों हमने इनको ख़त्म करना है, क्यों हमने अपने रिश्तों को हील करना है, क्यों हमने अपने उस एक्स को माफ़ करना है। माफ़ ही होगा ना, क्योंकि जब तक माफ़ नहीं करोगे रिश्ता तो हील नहीं होने वाला है। क्यों हमें अपने एक्स को माफ़ करना है जिसने उस वक्त हमें धोखा दिया था, क्यों करना है हमें वो। तो ज़रा सोचिए क्यों करना है आपको वो। मैं आपको 30 सेकंड का समय दे रही हूँ, सोचिए क्यों करना है। और हाँ, एक और बात, अगर आपको लगता है कि नहीं करना है ना, तो फिर आपके लिए प्रैक्टिस नहीं है, ठीक है। अगर आपके माइंड में ये आता है ना, ठीक है, अगर आपको अभी ये आंसर नहीं मिल रहा है कि क्यों करना है, पर आपके मन में है कि ठीक है यार कर लेते हैं हील रिलेशन, ज़रूरी है, मतलब ठीक है कर लेते हैं इसको प्रैक्टिस, किसी के साथ कर लेते हैं इसको प्रैक्टिस, कर लेते हैं हील रिलेशन, जो हुआ वो हुआ ना। अगर आपका आंसर ये है कि ठीक है मुझे हील करना है, तब ये प्रैक्टिस आपके लिए है, ठीक है। तो अगर यस है आपका, तो आइए अब प्रैक्टिस को जानते हैं और ये आंसर भी जानते हैं कि क्यों करना है हमें ये। तो इसका आंसर हमें देते हैं गौतम बुद्ध, ठीक है। गौतम बुद्ध को तो सब जानते हैं, ही इज़ फाउंडर ऑफ बुद्धिज़्म। तो गौतम बुद्धा कहते हैं, होल्डिंग ऑन टू एंगर इज़ लाइक ग्रेस्पिंग अ हॉट कोल with the intent of throwing it at someone else. You are the one who gets burned. क्रोध करना एक सुलगते अंगारे को पकड़ने जैसा है, जिसे आप उठाते तो किसी दूसरे पर फेंकने के इरादे से हैं, लेकिन जलते आप ही हैं। कितने सरल शब्दों में उन्होंने बताया है। जब हम क्रोध करते हैं ना किसी पे, है ना, ये जो हमने पकड़ के रखा है, इसने ऐसा नहीं किया, उसने वैसा नहीं किया, वो मेरी बात नहीं सुनता, उसने मेरे साथ ऐसा कर दिया, उसको ऐसा नहीं करना चाहिए था, उसने ऐसा क्यों किया, जब उसको पता है ये मुझे पसंद नहीं है, क्यों ऐसा किया, क्यों अब वो रिश्ते में, क्यों वो अब एफर्ट नहीं कर रहा है, क्यों ऐसा हो रहा है, क्यों वैसा हो रहा है। तो अब आप सोचिए जो आपके अंदर ये जो क्वेश्चंस हैं ना, क्वेश्चंस ही हैं ये एक तरह से, क्यों ऐसा मेरे साथ हुआ, मेरे ही साथ ऐसा क्यों हुआ, मैंने क्या किसी का बुरा किया है, क्यों उस पर्सन ने मुझे धोखा दिया, ऐसा वैसा अनगिनत क्वेश्चंस आपके अंदर हैं।
तो ये क्वेश्चंस जो हैं वो आपके अंदर उस क्रोध को जनरेट करते हैं। जब आपको ये आंसर नहीं मिल रहे हैं ना, अब आंसर तो सामने वाला तो आपको आएगा नहीं आंसर देने को, जिसने देना होगा आंसर वो तो वैसे ही दे देता। अब आंसर्स तो आपको आज तक नहीं मिले उन सब चीज़ों के कि क्यों आपके साथ ऐसा हुआ, और हो सकता है कि आपको शायद आंसर मिले भी ना। तो अगर पूरी उम्र तक ये आंसर नहीं मिलेंगे तो क्या पूरी उम्र तक इन्हीं क्वेश्चंस के साथ जीना है क्या? बिल्कुल नहीं। आप देखिए ये जो क्वेश्चंस है ना, ये अंदर ही अंदर हमें खाए जा रहे हैं। अंदर ही अंदर हमने ना अपने एक अंदर एक अंगारे को पकड़ के रखा है। अंगारा मतलब वो क्रोध के उस अंगारे को पकड़ के रखा है। तो जब क्रोध का वो अंगारा, ठीक है, जब आप किसी अंगारे को, अगर आप एक सुलगते हुए, ठीक है, एक जला हुआ अंगारा है जो सुलग रहा है, अगर आप उसको हाथ में पकड़ोगे तो आप बताओ कौन जलेगा? अंगारा तो वैसे ही जल रहा है, वो तो वैसे भी नॉन लिविंग चीज़ है, उसको क्या फ़र्क पड़ेगा? पर आपका हाथ जलेगा ना उससे। और जब आपका हाथ जल रहा है उससे, अब हमने एक सुलगते हुए अंगारे को अपने हाथों में उठाया, मतलब एक ऐसा अंगारा जो कि जला हुआ है उसको आपने अपने हाथ में उठाया कि किसी दूसरे पे फेंकना है, उसको जलाना है मुझे। तो पहले आप ये बताओ कि पहले कौन जलेगा? आप जलोगे या सामने वाला जलेगा? उठाया आपने हाथ में है ना, जो जितनी देर तक आपने उसको अपने हाथ में उठाया रखा है उतनी देर तक तो आप ही जलोगे ना। उसके बाद चाहे आपने कहीं पे भी फेंका, वो किसी सामने वाले पर्सन पे फेंका या उसको, या ऐसे ज़मीन पे फेंक दिया, तो अगर आप एक सुलगते हुए अंगारे को हाथ में पकड़ोगे, ठीक है, तो सबसे पहले आपका ही हाथ जलेगा। तो ये जो आपने अपने रिश्तों में खटास पकड़ के रखी है, क्रोध पकड़ के रखा है, ये सामने वाले को जलाए ना जलाए नहीं पता हमें, पर ये आपको जला रहा है, ठीक है। तो गौतम बुद्ध ने कितने सिंपल वर्ड में, कितने अच्छे एग्जाम्पल के साथ ये बात हमें समझाई है। तो अब तो आपको समझ में आ गया ना कि ये प्रैक्टिस आपको क्यों करनी चाहिए। क्योंकि हमें खुद को नहीं जलाना है, उस क्रोध की अग्नि में हमें खुद को नहीं जलाना है। सबको शांति पसंद है, आपको भी शांति पसंद है, सामने वाले को भी शांति पसंद है। अब सामने वाला क्या सोचता है क्या नहीं सोचता है उस पर हमने जाना ही नहीं है, हमें खुद का पता है। पहले तो हमें अपने इनर वर्ल्ड पे काम करना है, और इनर वर्ल्ड में ये जो चीज़ें पकड़ के रखी हैं, रिजेंटमेंट, एजिटेशन, एंगर, जेलसी, ठीक है, ये हार्ट ब्रोकन वाली फीलिंग, ये सब चीज़ें जो हमने इनर वर्ल्ड में पकड़ रखी है ना, इन सब को अपने इनर वर्ल्ड से दूर करना है, ठीक है। तो आइए अब आगे देखते हैं, ठीक है। तो आगे रोंडा बर्न कहती हैं, किसी दूसरे व्यक्ति के प्रति बुरी भावनाएं आपके ही जीवन को जला देती हैं, लेकिन कृतज्ञता उन भावनाओं को ख़त्म कर देती है। अब देखो, ठीक है, जो हुआ वो हुआ, अभी तक जलते आ रहे थे तो कोई बात नहीं, अब तो पता चल गया ना कि ग्रैटिट्यूड की जो प्रैक्टिस है ना, वो 5 ब्रिगेड का काम करेगी, वो सारी उस आग को बुझा देगी। तो बुझानी है ना वो आग, तो अब हम काम करेंगे 5 ब्रिगेड के जैसे और उस सारी आग को बुझा देंगे, ठीक है। आगे रोंडा बर्न एक एग्जाम्पल से इसे हमें समझाती हैं कि कैसे हम अपने उस रिश्ते में ग्रैटिट्यूड की पावर को प्रैक्टिस कर सकते हैं जहाँ पे हमें सामने वाले के प्रति ना वो कृतज्ञता वाला भाव आता ही नहीं है। अब मान लो कि कोई लेडी है जिसका डाइवोर्स हो चुका है, और उसको अपने पति से, जो कि जिसके साथ उसका डाइवोर्स हुआ है, उससे उसको बच्चे भी हैं, ठीक है। तो अब एक सिंगल मदर के लाइफ की चैलेंज से भरी होती है, तो वहाँ पे हर दिन जब उसको चैलेंज फेस करना पड़ता होगा, तो हो सकता है कि उसके मुंह से उस पर्सन के प्रति, अपने एक्स पार्टनर के प्रति अपशब्द ही निकलते हो, ग्रेटफुलनेस तो शायद निकले ही ना, है ना। तो ऐसी सिचुएशन में कैसे वो अपने उस एक्स पार्टनर के प्रति, जिनके साथ वो अपने बच्चों के थ्रू कनेक्टेड है, कैसे उसके प्रति वो ग्रेटफुल फील कर सकती है। तो रोंडा बर्न कहती हैं कि चाहे आपका रिश्ता अभी अच्छा नहीं है, अब देखो यहाँ पे रिश्ता तो अभी ठीक नहीं है ना, डाइवोर्स हो चुका है तो रिश्ता तो ठीक नहीं है, पर जब आप अपने बच्चों की चेहरों की तरफ देखते हो तो वो बच्चे आपको अपने उस एक्स पार्टनर से तो मिले हैं ना। को इसके बीच में ही मैं आपको एक एग्जांपल समझाती हूँ। मान लो कि किसी के हस्बैंड फ़ौज में थे और उनकी डेथ हो गई और अभी बच्चे छोटे ही हैं, तो बाकी लोग क्या बोलते हैं कि अब बच्चों को देखो, है ना, अपना भविष्य बच्चों में देखो, इनको ही गोल बनाओ, उनसे ही, मतलब वो जो बच्चे होते हैं ना, वही हमारा जीने का सहारा बन जाते हैं, हम उनको देख देख के जीते हैं, है ना।
तो उस वक़्त जब कोई होप नहीं होती है लाइफ़ में, कोई उम्मीद नहीं है, मन करता है कि मतलब मन करता है कि क्या जीना है ना? मतलब ज़िंदगी से जब ऐसा लगता है कि अब ज़िंदगी नहीं जीनी है, पर फिर जब अपने बच्चों की तरफ वो माँ देखती है, ये तो एग्ज़ाम्पल बता रही हूँ मैं माँ वाला, आप रिलेट कर लेना हर कहीं, है ना? तो वो अपने बच्चों की तरफ देखती है तो उसको लगता है कि नहीं, मुझे इनके लिए अब जीना है, इनके लिए कुछ करना है ना? तो उसका वही पर्पस बन जाता है लाइफ़ का। तो अब मान लो सेम केस है, अब कोई डाइवोर्स लेडी है, ठीक है, उसके पास बच्चे हैं, तो उसको अपने बच्चों को एक अच्छा भविष्य देना है ना, तो उसके पास भी सेम वैसा ही बन जाता है कि अब मुझे इनके लिए काम करना है, ठीक है। तो उसका वो जो जीवन जीने का पर्पस है वो अपने बच्चे बन जाते हैं। तो जब वो लेडी अपने बच्चों की तरफ देखेगी तो उसको वो जिंदा रहने का जिंदा रहने का वो उम्मीद मिलती है ना बच्चों को देख के कि मुझे इनके लिए जीना है, तो वो अलाइवनेस वहाँ पे आती है। तो वो बच्चे कहाँ से आपको मिले हैं? वो बच्चे तो आपको एक्स पार्टनर से मिले हैं ना। तब उस चीज़ के लिए ग्रेटफुल रहो कि तुमने मुझे बच्चे दिए, ठीक है, जिनको देख देख के अब मैं जी रही हूँ, ठीक है। और हमें पता है कि जो बच्चे होते हैं कि हर पेरेंट के लिए अपने बच्चे प्रीशियस गिफ्ट के जैसे होते हैं, कि मतलब जो है जैसा है, मतलब गिफ्ट है। तो उस प्रीशियस गिफ्ट को देने के लिए अपने एक्स पार्टनर के लिए ग्रेटफुल रहिए, ठीक है। अपने बच्चों की तरफ देखिए और हर एक सिंगल डे जब भी आपको ध्यान आए अपने एक्स पार्टनर को उसके लिए थैंक्स बोलिए मन ही मन में। और इस तरह से जब आप ये करोगे तो आप देखना कि आपके अंदर एक अलग सा शांति, सुकून सी आ जाएगी और कभी आपके रिश्तों में आ जाएगी, आपको पता भी नहीं चलेगा। और दूसरा ये कि आप अपने बच्चों को ये जो ग्रेटेस्ट टूल है, ये जो हमारा टूल ही है ये ग्रैटिट्यूड, तो ये आप अपने बच्चों को गिफ्ट के तौर पे दे रहे हो। जब वो देखेंगे कि मम्मी इतनी ग्रेटफुल है इतना सब होने के बाद भी, मतलब ग्रेटफुल है, मतलब कि मन में कोई वो मैल नहीं है उनके प्रति, है ना। तो जब आपके बच्चे वो सब देखेंगे तो ऑब्वियसली उनकी अपब्रिंगिंग भी वैसी ही होगी और उनको भी आपसे वो वही सब सीखेंगे, है ना। तो ये बहुत अच्छा एग्जाम्पल है, क्योंकि ऐसी सिचुएशंस में हम सामने वाले पे वो ग्रेटिट्यूड प्रैक्टिस ही नहीं कर पाते हैं। तो कितने अच्छे से रॉन्डाबर्न ने हमें ये एग्जाम्पल में समझाया कि कैसे हम अपने एक्स पार्टनर के लिए ग्रेटफुल रह सकते हैं, ठीक है। तो अभी आप जैसी भी टाइप के हर्ट ब्रोकन से, किसी भी टाइप के दुख से, सैडनेस से, जो भी आपकी रिलेशनशिप में है, अभी कैसी भी सफरिंग में हो आप अभी, अब उनसे अगर आप गुज़र रहे हो तो सिर्फ़ और सिर्फ ग्रैटिट्यूड ही वो मैजिकल पावर है जो कि आपके पेन को ट्रांसफॉर्म करेगी। ग्रैटिट्यूड कि ये जो मैजिकल ट्रांसफॉर्मेशन है ये आपके इमोशनल पेन को हील करेगी और आपको और आपके जीवन में उस हैप्पीनेस को बहुत जल्दी ले आएगी। मतलब जब आप अंदर से खुश रहना स्टार्ट करते हो ना, जब अंदर से आपको लगता है कि नहीं जो है ठीक है ना, ये जो आप ब्लेम गेम खेल रहे थे अभी तक, जब आप इसको बंद कर देते हो तो सब कुछ स्मूथ, मतलब लाइफ इजी हो जाती है। क्योंकि वही बात है कि हाथ तो पहले अपना ही जल रहा था, तो जब अब पता चल गया है ना कि अंगारे को हाथ में पकड़ने से हाथ अपना ही जलेगा, तो ज़रूरी उस अंगारे को पकड़ ही लेना। आगे रॉन्डाबर्न एक एग्जांपल से समझा रही हैं जो कि उन्होंने अपने मम्मी पापा का दिया है। तो वो कहती हैं कि मेरे मम्मी पापा को कहते हैं ना वो लव एट फर्स्ट साइट वाला वैसा हो गया था, ठीक है, उस टाइम पे। तो वो कहती हैं कि उनके मम्मी पापा हमेशा साथ में रहे हैं, उनकी बहुत ही हैप्पी लव लाइफ थी। मतलब आज तक की जो भी एक परफेक्ट आइडियल मैरिज उन्होंने देखी होगी तो वो वैसी वाली लाइफ थी उनके मम्मी पापा की, है ना। तो 2004 में जब उनके पापा एक्सपायर हो गए, उसके बाद अब ऐसा होता है ना कि आप इतने टाइम से किसी के साथ रह रहे हो, तो उनकी मदर बहुत ही ज़्यादा दुखी हो गई थी। मतलब वो एक तरह से वो मतलब दयनीय स्थिति में थी कि, और वो अपनी बेटी रॉन्डाबर्न से वो सब डिस्कस करती थी और उनको देख के अब रॉन्डाबर्न भी अपने पापा के बहुत क्लोज थी, तो अपनी मम्मी का दुख और साथ में पापा के जाने का दुख, ये सब इस सब ने रॉन्डाबर्न को भी डिप्रेस्ड कर दिया था। तो वो एक ऐसा टाइम था कि जिस वक्त रॉन्डाबर्न डिप्रेशन से गुजर रही थी और साथ में उनकी मम्मी भी बहुत ही ज़्यादा दुखी थी। पर उनकी मम्मी ने फिर चूज़ किया कि कैसे वो उनके अपने हस्बैंड के लिए, मतलब रॉन्डाबर्न के पापा के लिए कैसे वो ग्रेटफुल रह सकती हैं। तो उन्होंने उस ग्रीफ को, उस पेन को
चेंज किए, उन्होंने उस ग्रीफ और पेन को रिप्लेस कर दिया ग्रैटिट्यूड के साथ। तो जब भी वो उनके पापा को याद करती तो हमेशा उन पलों को याद करती थी, उन अच्छे पलों को याद करती थी जो कि उन्होंने अपने हस्बैंड के साथ गुजारे थे। और ये एक बड़ा स्टेप है उस वक्त जब पर्सन साथ में नहीं होता है ना, तो उस वक्त हम ऑटोमेटिकली बहुत पेन में चले जाते हैं। तो उस वक्त वो अच्छे पल याद करना, किस लिए वो अपने हस्बैंड के लिए ग्रेटफुल थी, क्योंकि उन्होंने एक बहुत ही अच्छी मैरिड लाइफ एक दूसरे के साथ बिताई थी। तो वो हमेशा उनके लिए ग्रेटफुल रही कि उनके हस्बैंड ने उनके लिए क्या किया। और ये एक ऐसा बड़ा स्टेप था जिन्होंने आगे उनको ये दिखाया कि फ्यूचर में वो कैसे ग्रेटफुल रह सकती हैं। और जब रॉन्डाबन ने अपनी मम्मी को देखा कि कैसे अपने पति के जाने के बाद भी वो ग्रेटफुल है उनके लिए, उनको जब भी याद करे तो खुशी खुशी, और तो उनको हमेशा कृतज्ञता के भाव के साथ याद करती है, रोते हुए या पेन में सफरिंग के साथ वैसे याद नहीं करती हैं। जब भी याद करती हैं तो हमेशा थैंक यू निकलते हैं उनके लिए कि थैंक यू, हमने ये जो पल बिताए थे कितने अच्छे थे। तो ऐसी छोटी छोटी बातों को याद करके वो हमेशा थैंकफुल रहती थी। यहाँ से ही रॉन्डाबन की जर्नी भी शुरू हुई, जब उन्होंने अपनी मम्मी को देखा कि मम्मी कैसे ग्रेटफुल हैं पापा के लिए, कैसे वो अपने पेन को सफरिंग को रिप्लेस कर रही हैं ग्रैटिट्यूड के साथ। तो यहीं से ही इसके बाद ही उन्होंने द सीक्रेट बुक लिखी, द सीक्रेट मूवी उन्होंने बाद में बनाई, और ये सब बुक्स उसी के बाद में आई थी। तो आगे रॉन्डाबन कहती हैं कि इस तरह से एक एक करके उनकी मम्मी को एक एक चीज़ मिलती गई, और इस तरह उन्हें वो सारी चीज़ें मिल गई और याद आ गई जो वो हमेशा से करना चाहती थी। लेकिन पिताजी के जीवित रहते वक्त उन्हें करने का समय नहीं था। कृतज्ञता के इस साहसिक कदम के जरिए उनके सपनों को जादुई तरीके से साकार करने के अवसरों का सैलाब आने लगा और उनका जीवन दोबारा खुशियों से भर गया। कृतज्ञता की जादुई शक्ति ने माँ को नया जीवन दिया। ऐसा होता है ना कई बार कि हमारे कुछ ऐसे सपने होते हैं जो हम पूरा नहीं कर पाते हैं किसी भी वजह से, है ना, चाहे वो जिम्मेदारियों की वजह से हो या किसी छोटी मोटी, ऐसा होता है ना कि रेस्ट्रिक्शंस भी रहती हैं कि सामने वाले को वो पसंद नहीं है तो नहीं करूँगी, है ना। तो ऐसे छोटे बड़े जो उनके सपने थे वो उनको याद आने लगे जब वो ग्रेटफुल रहती थी। तो अब उनके पास मौका था कि वो उनको जिए, तो उनका जीवन फिर से खुशियों से भर गया। तो आगे रॉन्डाबन कहती हैं कि आज के जादुई अभ्यास के लिए आप उस अंगारे की तलाश करने जा रहे हो जो आपके जीवन को जला रहा है। कृतज्ञता द्वारा आप इसे सचमुच सोने में बदल सकते हैं। कोई ऐसा मुश्किल, समस्याग्रस्त या टूटा हुआ संबंध चुनें जिसे आप बेहतर बनाना चाहते हैं। इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि वह व्यक्ति आपके जीवन में वर्तमान में है या अतीत का कोई संबंध है, या वह व्यक्ति अब आपके जीवन में नहीं है। तो इस चैप्टर को सुनते सुनते अब आपको याद तो आ ही गया होगा कि कौन सा वो पर्सन है जिसके साथ आपको सबसे ज़्यादा ज़रूरत है अपने रिश्तों को ठीक करने के लिए, क्योंकि अब हमें वो अंगारा हाथ में नहीं पकड़ना है, अपने हाथ को नहीं जलाना है, ठीक है। तो हमें क्या करना है कि अब उस रिलेशनशिप को पकड़ना है जिसको कि आप इम्प्रूव करना चाहते हो। अब वो आपका कोई करंट का रिलेशन हो सकता है, जैसे मान लो आपके मम्मी पापा के साथ रिलेशन है, कोई आपके हस्बैंड या वाइफ के साथ कोई रिलेशन है, बेटा बेटी के साथ, बॉस के साथ, है ना। या आपका कोई पास्ट का रिलेशन हो सकता है जो कि अब पर्सन अब इस दुनिया में नहीं है, या कोई ऐसा पर्सन हो सकता है जैसे किसी का डाइवोर्स हो गया हो तो अब वो पर्सन तो उसकी लाइफ में नहीं है, या आपका कोई एक्स पार्टनर था कोई। तो अभी तक आपको समझ में आ गया होगा कि ये जो आज की प्रैक्टिस है वो आज आप किसके साथ करने वाले हो, कौन सा वो पर्सन है, कौन सा वो रिलेशन है जिसको आप हील करने वाले हो इस प्रैक्टिस के साथ। तो देखो यहाँ पे बोला है कि ये जो जादुई अभ्यास है आज का, ये जो मैजिकल प्रैक्टिस है आज की, ये सबसे पहले तो उस अंगारे की तलाश करेगी, वो अंगारा जिसने कि आपकी ज़िंदगी में वो आग जला के रखी है। तो आप बुझाना चाहते हो ना वो आग, तो बिल्कुल पहले तो उस अंगारे को पकड़ेंगे आज हम, जिसकी वजह से वो आग अब तक जल रही है और आप और उस व्यक्ति के बीच में रिलेशन अनहील्ड है या टूटा हुआ रिश्ता है। तो उन्होंने कहा है कि कृतज्ञता ही वो एक टूल है, वो एक ऐसा माध्यम है जिसकी वजह से आप इस रिश्ते को सोने में बदल सकते हो। सोने मतलब गोल्ड में बदल सकते हो। तो देखो यहाँ पे गोल्ड में बदलने को क्यों कहा गया है, तो आपने देखा होगा कि सोना जो होता है वो कभी भी धरती की ऊपरी सतह पे नहीं मिलता है ना। तो कभी होता नहीं है कि मिट्टी को ज़रा ज़रा सा आपने हटाया और नीचे सोना मिल गया, नहीं। और सोना एक प्रीशियस मेटल है
है ना, उसकी कीमत हाई होती है। क्योंकि सोना जो होता है वो धरती की ऊपरी सतह पे नहीं पाया जाता, वो बहुत खुदाई करने के बाद मिलता है। आपने देखा होगा गोल्ड माइंस होती हैं, है ना, सोने की खदानें होती हैं, तो बहुत ज़्यादा डिगिंग करनी पड़ती है, खुदाई करनी पड़ती है, उसके बाद हमें और मिलता है सोने का, है ना, जिसके बाद सोने को बहुत ज़्यादा आग में तपाया जाता है और कहा जाता है कि जितना सोना तपता है आग में उतना वो ज़्यादा कीमती बनता है, उतना वो ज़्यादा निखरता है। तो सेम आपके साथ है। तो आपके रिलेशन को सोने के साथ इसलिए कंपेयर किया गया है क्योंकि आपके रिलेशन में ये जो ग्रैटिट्यूड है वो एकदम से नहीं निकलेगा, क्योंकि रिश्ते में खटास है, कड़वाहट है, तो वो कड़वाहट एकदम से नहीं जाने वाली है। और उसके लिए आप ये जो ग्रैटिट्यूड आज प्रैक्टिस करने वाले हो अपने पार्टनर के प्रति या उस पर्सन के प्रति, तो वो जो ग्रैटिट्यूड है उसके लिए आपको थोड़ी सी खुदाई करनी पड़ेगी। जैसे सोने को पाने के लिए खुदाई करनी पड़ती है, वैसे ही आज आपको खुदाई करनी पड़ेगी। आपको थोड़ा हिस्ट्री में जाना पड़ेगा, पीछे देखना पड़ेगा। जब आप उस रिश्ते में थे, उस पर्सन के साथ थे, तब कौन सी वो अच्छी बातें थी या कौन से वो अच्छे मोमेंट थे जो आपने उनके साथ जिए हैं। या कुछ होता है ना कि एज अ पर्सन किसी में बहुत अच्छी गुड क्वालिटीज़ होती हैं, मे बी वो गुड क्वालिटीज़ आपके लिए अच्छे ना हो, पर हाँ एज अ पर्सन वो किसी और को अगर पसंद है, उसके रिश्ते औरों के साथ अच्छे हैं, इट मीन्स पर्सन में कुछ गुड क्वालिटीज़ तो हैं, वरना तो उस पर्सन की किसी के साथ भी कोई अच्छे रिश्ते नहीं होते। अगर उसके औरों के साथ रिश्ते अच्छे हैं तो कहीं ना कहीं तो वो अच्छा इंसान है। तो यही आज आपको काम करना है, आपको थोड़ी सी खुदाई करनी है, थोड़े से गहराई में जाके ग्रैटिट्यूड चुन चुन के बाहर निकालना है, अपने भीतर झांकना है, ढूंढना है वो ग्रैटिट्यूड। अगर आज आपको ना भी मिल रहा हो ना, आपको समझ में ना आ रहा हो कि किस चीज़ को लेके मैं उसका ग्रैटिट्यूड फील करूं, किस चीज़ को लेके मैं कृतज्ञता महसूस करूं, तो आज आपको जैसे सोना धरती से बाहर निकला जाता है, वैसे ही आज आपको खुदाई कर करके वो ग्रैटिट्यूड बाहर निकालना है। तो आगे रोंडा बर्न हमें कहती हैं कि इसके लिए आपको ये करना है कि कॉपी पेन लेना है और किसी शांत सी जगह पे जाके बैठ जाना है, क्योंकि अब हम लिखने का काम करने वाले हैं। ये सब हम लिख के करेंगे, क्योंकि जब हम लिखते हैं तो साथ में हमारा दिमाग और भी ज़्यादा चलता है। अगर आप सोचने बैठोगे ना तो आपको शायद इतनी बातें याद ना आए, पर जब आप सोचोगे और साथ में लिखोगे भी तो पता नहीं न जाने कहाँ से कौन सी बातें आपको याद आएंगी। तो जैसे एक बात के बाद आपको दूसरी बात भी याद आएगी और आप लिखते ही चले जाओगे। तो लिखना सबसे बेस्ट होता है, क्योंकि उसमें बहुत ज़्यादा ग्रैटिट्यूड निकलता है। तो जब भी ग्रैटिट्यूड ज़्यादा एक्सप्रेस करना हो तो लिख के किया करो, क्योंकि लिखते बारी ग्रैटिट्यूड भी ज़्यादा मात्रा में निकलता है और फीलिंग भी ज़्यादा मात्रा में आती है, ज़्यादा महसूस कर पाते हैं हम उसको। तो आपको क्या करना है कि शांति से बैठ जाना है कॉपी पेन लेके, और एक लिस्ट बनानी है जिसमें कि आपको 10 वो चीज़ें लिखनी है जिसके लिए आप उस पर्सन के प्रति ग्रेटफुल हो। तो इसके लिए आपको हिस्ट्री में जाना है, इतिहास में जाना है, अपने उस रिश्ते के बारे में सोचना है जब उस पर्सन के साथ आपने कुछ अच्छे मोमेंट बिताए हों। तो आपको पास्ट में जाना है, ठीक है। तो पास्ट में जाओ और उस वक्त को याद करो जब रिश्ता सही था, जब आप उसके साथ होते थे, है ना, जब आप एक दूसरे के साथ रहते थे या रिश्ते में कोई कड़वाहट नहीं थी, अच्छा मधुर रिश्ता था या मीडियम सा रिश्ता था। तो आप उस टाइम को याद करो, एग्जैक्टली वो टाइम जब आपका रिश्ता ख़त्म हुआ था, उससे पहले का जो भी टाइम है उसको याद करो, क्योंकि कभी तो हमने उस पर्सन के साथ टाइम बिताया है ना। इट मीन्स कि हाँ, कभी तो हमें वो पर्सन अच्छा लगता था। हो सकता है कि टाइम बिताते बिताते हमें उसमें खामियां ज़्यादा दिखने लगी या रिश्ते और ख़राब होने लगे किसी भी वजह से, चाहे वो हमारी वजह से हो चाहे सामने वाले की वजह से हो, पर हाँ कभी तो अच्छा टाइम रहा है, तो उस टाइम को याद करो। तो रोंडा बर्न कहती हैं कि बैठ जाएं और जिस व्यक्ति को आपने चुना है उसके बारे में कृतज्ञ होने के लिए 10 चीज़ों की सूची बना लें। संबंध के इतिहास में जाकर सोचें और उस व्यक्ति के बारे में बेहतरीन चीज़ों की सूची बनाएं या उस संबंध से आपको मिली बेहतरीन चीज़ों पर विचार करें। इसका सबसे आसान तरीका संबंध के कमज़ोर या ख़त्म होने से पहले की स्थितियों पर गौर करना है। यदि संबंध कभी अच्छा नहीं रहा था तो उस व्यक्ति में अच्छे गुणों की तलाश करने के लिए गहन सोच विचार करें, क्योंकि वे वहाँ पर मौजूद होंगे।
अब कुछ लोगों का हो सकता है कि मेरा संबंध तो कभी उस व्यक्ति के साथ कभी भी अच्छा नहीं रहा, शुरू से ही खटास है उसमें। तो देखो, हो सकता है कि आपका एक्सपीरियंस उस पर्सन के साथ अच्छा ना रहा हो, पर वो पर्सन तो अच्छा होगा, उसके बाकी लोगों के साथ तो रिलेशन अच्छे होंगे। मान लो, इसको एक एग्जांपल समझाती हूँ कि जैसे एक सास और बहू का रिश्ता है, ठीक है। हो सकता है बहू को सास पसंद ना हो, या हो सकता है सास को बहू में कोई गुड क्वालिटी ना दिखती हो। तो मान लो कि दोनों के रिश्तों में कड़वाहट है, दोनों तरफ से है ना। पर आप मेरे को बताओ कि अगर आज कोई बहू ये प्रैक्टिस कर रही है और अब उसने अपनी सास के साथ वो रिलेशन पकड़ा है, ठीक है, और उसको लग रहा है कि जब से मेरी शादी हुई है या जो कुछ भी हुआ है, मैं इस घर में आई हूँ, मेरी सास के साथ कभी मेरा अच्छा रिलेशन रहा ही नहीं है, तो मेरे पास कोई पॉइंट ही नहीं है ग्रैटिट्यूड फील करने का, है ना। मान लो ऐसा है किसी का केस अगर, तो देखो, वो जो आपकी सास है ना, वो पहले तो एक इंसान है ना, और एज अ इंसान उसका किसी के साथ तो अच्छा रिलेशन रहा होगा। तो हो सकता है कि आपकी सास बहुत अच्छी माँ हो, आपके पति के साथ आपकी मम्मी के रिलेशन बहुत अच्छे हों, आपकी मम्मी आपके पति का बहुत ख्याल रखती हों, है ना। हो सकता है आपकी जो ननद है उनके साथ आपकी मम्मी का रिलेशन बहुत अच्छा हो, तो वो एक अच्छी माँ हो अपनी बेटी के लिए, अपने बेटे के लिए, एक अच्छी पत्नी हो अपने पति के लिए। हो सकता है वो अच्छी फ्रेंड हो अपनी फ्रेंड्स के लिए। तो एज अ पर्सन हो सकता है वो बहुत अच्छी हो सकता है सोसाइटी में उनका अच्छा नाम नेम फेम हो। तो बाकी लोगों के लाइफ में उनकी जो स्टोरी है, उनका जो किरदार है, वो तो अच्छा है। तो हम ये तो नहीं कह सकते कि सारी की सारी बुराइयां आपकी सास में हैं। अगर ऐसा होता तो आपकी सास किसी को भी ना पसंद होती, उनका किसी के साथ भी अच्छा रिलेशन नहीं होता। पर अगर आपका और उनका रिलेशन अच्छा नहीं है, इट मीन्स आपको वहाँ पे काम करने की ज़रूरत है। तो ऐसा क्यों है कि एक इंसान जो एक अच्छी बहू है, एक अच्छी माँ है, एक अच्छी पत्नी है, एक अच्छी सोसाइटी में औरत है ना, हो सकता है वो कहीं जॉब करती हो तो वहाँ पे भी वो अच्छी हो। तो ऐसा क्यों है कि वो हर जगह अच्छी हैं, पर वो एज अ सास क्यों अच्छी नहीं है। तो कहीं ना कहीं हो सकता है कि आपको भी इस रिश्ते को हील करने की ज़रूरत हो, है ना। तो कहीं ना कहीं आप यहाँ से समझ में आता है कि इस रिश्ते को हील करने की बहुत ज़रूरत है। जब वो हर कहीं अच्छी है तो यहाँ पे भी वो अच्छी होनी चाहिए, बिकॉज एज अ पर्सन तो वो अच्छी है, ठीक है। तो सेम ये हर किसी के रिश्ते में अप्लाई होता है। तो आपको ना जब भी ये प्रैक्टिस करनी है, तो अगर आपको कोई मोमेंट ऐसा याद नहीं आता है कि जिसके लिए आप उनके ग्रेटफुल हो सकते हो, कोई पॉइंट ऐसा याद नहीं आता है, तो उस पर्सन की जो अच्छी क्वालिटीज़ है उनको पकड़ो, ठीक है। कि वो बहुत सुंदर हैं, जैसे वो अच्छी उनकी ड्रेसिंग सेंस है, वो खाना बहुत अच्छा बनाती हैं, वो एक माँ बहुत अच्छी हैं, वो अपने बेटे की बहुत केयर करती हैं, उनका बहुत ख्याल रखती हैं, वो एक अच्छी पत्नी है, वो अपने घर को बहुत अच्छे से मैनेज करती हैं, सोसाइटी में उनका बहुत अच्छा नाम है। हो सकता है उनके बाल बहुत अच्छे हों तो आप वो लिख सकते हो, उनकी स्किन बहुत अच्छी हो सकता है उनका वे ऑफ कम्युनिकेशन बहुत अच्छा हो सकता है कि वो शॉपिंग बहुत अच्छे से करती हूँ। कई बार ऐसा होता है ना कि किसी किसी को एकदम में ही जब वो कोई शॉप में जाता है तो उनको समझ में आ जाता है कि अच्छा ये वाला कपड़ा बहुत अच्छी क्वालिटी का है, इसको खरीद लेते हैं, या ये वाला सामान बहुत अच्छी क्वालिटी का है, इसको ले लेते हैं, लंबा चलेगा। तो किसी किसी के ना शॉपिंग स्किल्स बहुत अच्छी होती हैं, तो हो सकता है उनमें वो बहुत अच्छी हो। तो एज अ पर्सन किसी की क्या गुड क्वालिटीज़ हैं आप उसको इसमें वो भी उठा सकते हो, ठीक है। अगर आपको ऐसी कोई चीज़ याद नहीं आती है जिसके लिए आप ग्रेटफुल हो, तो एज अ पर्सन उसमें क्या अच्छा है आप वो भी चीज़ें पिक कर सकते हो, ठीक है। आगे रॉन्डा बर्न कहती हैं कि यह जादुई अभ्यास इस बारे में नहीं है कि कौन सही है और कौन गलत। किसी ने आपके साथ जो भी किया हो, सामने वाले ने आपसे जो भी कहा हो या न कहा हो, जो भी किया हो या न किया हो, उसके बारे में आप कैसा भी महसूस करते हो, आप उस संबंध का उपचार जादू से कर सकते हैं और इस काम के लिए आपको सामने वाले की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो रॉन्डा बर्न कहती हैं कि देखो, ये जो आज की मैजिकल प्रैक्टिस है ना, सबसे पहले तो ये समझ लो ये सही और गलत की प्रैक्टिस नहीं है कि आप यहाँ पे ये लग जाओ बोलने, अरे नहीं मैं तो बहुत अच्छी बहू हूँ, मैं तो बहुत अच्छी सास हूँ, मेरी तो बहू में खराबी है या मेरी सास में खराबी है, या मेरा बॉस ही बहुत खड़ूस है ना।
तो ये इसलिए इस बारे में नहीं है। तो ये जो आज की प्रैक्टिस है ना, सबसे पहले तो ये समझ लो और अपने दिमाग में बैठा लो कि ये प्रैक्टिस किसी को ना तो सही ठहरा रही है और ना किसी को गलत ठहरा रही है। ना तो ये बोल रही है कि आप सही हो और ना ये बोल रही है कि आप गलत हो। ठीक है, ना सामने वाला सही है ना सामने वाला गलत है, और ना आप सही हो ना आप गलत हो। ठीक है, ये है कि अगर आप चाहते हो किसी के साथ रिश्ता हील करना, बिकॉज देखो यहाँ पे सबसे पहले ही जो गौतम बुद्ध का कोट हमें दिया गया था कि अगर आप एक सुलगते हुए अंगारे को हाथ में पकड़ोगे तो सबसे पहले तो आपका हाथ जलेगा। तो हमें अपना हाथ क्यों जलाना है जब हमें पता है कि ये चीज़, ये जो एंगर, रिजेंटमेंट, ये जो जेलसी, ये जो कंपैरिजन, ये जो डर, चिंता, घबराहट, ये जो कुछ भी चीज़ मैंने पकड़ के रखी है, ये सबसे पहले मेरे लिए ही हार्मफुल है। तो हमें अपना नुकसान क्यों करना है? इससे बढ़िया है ना कि हम माफ़ कर देते हैं सामने वाले को भी, हम उस रिश्ते को हील करने पे काम करते हैं। और सबसे बढ़िया बात तो ये है कि ये जो प्रैक्टिस है आज की, जिसमें हम अपने रिश्ते को हील कर रहे हैं, इसमें सामने वाले की ज़रूरत नहीं है। ये आपको कहीं पे भी नहीं बोला गया है कि आपको उस सामने वाले पर्सन को अपने साथ बैठाना है या उसको बताना है या उसके पास जाके ये सब बोलना है कि आई एम ग्रेटफुल फॉर दिस फॉर दैट, है ना, या उसको जाके आई एम सॉरी प्लीज़ फॉरगिव मी, ये सब बोलना है। कुछ नहीं करना है आपने उसको कुछ बताने की भी ज़रूरत नहीं है। आपको सिर्फ़ और सिर्फ अपने बिहाफ पे उस पर्सन के प्रति मन ही मन में ग्रैटिट्यूड फील करना है, उसकी अच्छी बातें याद करनी है, अपने रिश्ते के बारे में अच्छी बातें याद करनी है और फिर उनको लिखना है। 10 पॉइंट लिखना है आपको, सिर्फ 10 पॉइंट। ठीक है, तो देखो ये जो प्रैक्टिस है ना, ये सच में काम करती है। इसलिए इस प्रैक्टिस को सीरियसली दिल से प्रैक्टिस करना, क्योंकि ये सच में आपके रिश्ते को हील कर देगी। और इसमें मैं एक और बात बताती हूँ कि अगर आपका रिश्ता बहुत ही ख़राब है इस वक्त, है ना, उसमें बहुत ही ज़्यादा हीलिंग की ज़रूरत है, तो जैसे आज आप ये प्रैक्टिस कर रहे हो, ठीक है, तो इस प्रैक्टिस को तब तक कंटिन्यू रखना जब तक कि आपको एक होता है ना कि अंदर से वो सुकून वाली फीलिंग या शांति वाली फीलिंग ना आ जाए। कई बार क्या होता है ना कि मान लो हम ये प्रैक्टिस कर रहे हैं, ठीक है, अब हमें क्या पता चलेगा कि रिश्ता हील हुआ या नहीं हुआ? जब आप इस प्रैक्टिस को कंटिन्यू रखोगे, ठीक है, मान लो आप पिछले 10 दिनों से रोज़ ये प्रैक्टिस कर रहे हो, बाकी प्रैक्टिसेस भी कर रहे हो, पर साथ में ये प्रैक्टिस भी चालू रखी है, ठीक है, और मैं यही कहूँगी कि पहले ना एक रिश्ता पकड़ो, एक पर्सन पकड़ो, उसके साथ रिश्ता हील कर दो, रिलेशन हील कर दो, उसके बाद नेक्स्ट किसी और पे मूव करना। पहले एक को अच्छी तरह से हील कर दो, अपने अंदर से वो जो आपने जहर पकड़ के रखा है ना, वो जो अंगारा पकड़ के रखा है ना, उसको बुझा दो। ठीक है, तो आप इस प्रैक्टिस को तब तक करते रहना जब तक कि आपको अंदर से ना एक रिलीफ सा फील ना हो, क्योंकि जैसे जैसे आप ये प्रैक्टिस करते जाओगे ना, धीरे धीरे आपको अंदर से वो सुकून, शांति सी फील होगी। ये ऐसे ही काम करता है, इसलिए इस प्रैक्टिस को करते जाना, और जैसे ही एक रिश्ता हील हो गया उसके बाद किसी और को पकड़ लेना, उसको हील कर लेना, और इस तरह से अपनी ज़िंदगी में जो भी आपके रिश्तों में खटपट अभी चली हुई है, जिन भी रिश्तों में कड़वाहट है, सबको हील कर दो। जब इतना अच्छा पावरफुल टूल हमें मिला है तो क्यों ना उसका यूज़ किया जाए, क्यों ना उस ग्रैटिट्यूड की पावर का यूज़ किया जाए और अपने रिश्तों को बहुत मधुर बना लिया जाए। ठीक है, तो आगे रॉन्डाबन कहती हैं कि हर संबंध में सोना छिपा होता है, सोना मतलब गोल्ड। मुश्किल संबंध में भी अपने सारे संबंधों और जीवन को समृद्ध बनाने के लिए आपको उस सोने को खोजना होता है। जब आप सोने के ढेले की खुदाई करें और उसे खोज लें तो उसे लिख लें, उस व्यक्ति को नाम से संबोधित करें और अपने वाक्य को कृतज्ञतापूर्वक व्यक्त करें। आगे उन्होंने बताया भी है कि कैसे लिखना है वो। तो रॉन्डाबन कह रही हैं कि हर रिश्ते में सोना छिपा हुआ है। सोना मतलब वो एक ऐसा चार्म, एक ऐसी वो भावना, गुड फीलिंग, वो छिपी हुई है हर रिश्ते में, चाहे वो कितना ही मुश्किल रिश्ता आज आपको क्यों ना लग रहा हो, पर वो रिश्ता भी बहुत बढ़िया है। देखो रिश्ता हम बनाते क्यों हैं किसी के साथ भी? क्योंकि हम सब यहाँ जब भी अकेला अकेला फील करते हैं तो हमें किसी की इमोशनल सपोर्ट की ज़रूरत होती है ना, कई बार फिजिकल सपोर्ट की ज़रूरत होती है। तो ये सब हमें किससे मिलता है? लोगों से मिलता है ना, इंसानों से मिलता है। तो हर रिश्ता गोल्ड है,
एक ऐसी कीमती चीज़ है जिसे पाकर आप रिच अमीर फील कर सकते हो। सिर्फ पैसों से ही अमीर नहीं हुआ जाता है, रिश्तों में भी अमीरी होती है। और कोई कोई पर्सन होता है जो रिश्तों में अमीर होता है, और वो पर्सन होता है जिसके सारे रिश्ते बहुत बढ़िया चल रहे होते हैं, बहुत मधुर होते हैं। स्वास्थ्य में भी अमीरी होती है कि आप अपनी हेल्थ के एरिया में बहुत अच्छे हो, बहुत फिट एंड फाइन हो, जो चाहते हो वो काम कर पाते हो अपनी बॉडी के साथ, जो चाहते हो वो खा पाते हो, आपकी बॉडी अच्छे से पचा लेती है। तो ये हुई हेल्थ में रिचनेस। तो वैसे ही करियर के एरिया में, मनी के एरिया में रिचनेस होती है। तो नॉर्मली हम सोचते हैं कि अमीर वही व्यक्ति होता है जिसके पास बहुत खूब सारा पैसा होता है। अरे बहुत सारे लोग होते हैं जिनके पास पैसा तो बहुत खूब सारा होता है, पर उनके पास कोई ऐसा नहीं होता है जिसके साथ वो बैठ के अपने सुख दुख कर सकें, है ना, जो उनकी खुशियों में खुश हो या उनके गम में जिसे भी दुख पहुँचे। ऐसे बहुत कम लोग होते हैं। कई पैसों के मामले में तो अमीर होते हैं, पर रिश्तों के मामले में बहुत गरीब होते हैं। तो हमें हर मामले में अमीर बनना है। अगर आज नहीं है अमीर तो बनना है। पैसों में कैसे बना जाता है वो हम सीखेंगे, कुछ सीख लिया है, कुछ सीखेंगे। स्वास्थ्य में कैसे बनना है वो नेक्स्ट आने वाली प्रैक्टिस में हमें पता चल जाएगा। और संबंधों में कैसे बनना है वो आज हम सीख रहे हैं। तो पकड़िए अपने उस रिश्ते को जिस रिश्ते में अभी कोई स्पार्क नहीं है, जो रिश्ता एकदम से भंगुर हो चुका है। भंगुर मतलब कि जिस रिश्ते में मतलब एकदम से नीरसता आ गई है, अब उसे कीमती बनाना है, सोने के जैसा। बिकॉज हर रिश्ता सोना है। तो रॉन्डाबन कहती हैं कि सोने को पाने के लिए खुदाई करनी पड़ती है, वैसे आज आपको थोड़ी सी खुदाई करनी पड़ेगी और खोद के वो चीज़ें याद करनी पड़ेगी जिसके लिए आप उनके लिए ग्रेटफुल फील करते हो, है ना। तो काम शुरू करते हैं, खुदाई शुरू करते हैं और फिर लिखते हैं। तो उन्होंने बताया है कि लिखना कैसे है। इसके लिए वो बोलती हैं कि पहले तो उस पर्सन का नाम लिखो और उसके बाद ये भी साथ में लिखो कि आप ग्रेटफुल हो तो क्यों हो, ठीक है। तो इंग्लिश में बोला गया है कि डैश आई एम ग्रेटफुल फॉर डैश, मतलब कि पहले नाम लिखना है कि कि उस पर्सन का नाम आई एम ग्रेटफुल फॉर डैश वट मतलब कि किस लिए उसका ग्रेटफुल हूँ। तो एग्जाम्पल के लिए बताती हूँ कि मान लो आपका कोई फ्रेंड है राम नाम का, है ना, आप उसके लिए ये सब कर रहे हो, तो आप लिख सकते हो कि राम आई एम ग्रेटफुल फॉर द गुड मेमोरीज या द गुड मोमेंट वी स्पेंड टुगेदर, है ना। तो आप राम के क्यों ग्रेटफुल हो, क्योंकि जो भी गुड मोमेंट्स आपने उसके साथ जिए हैं उसके लिए। हिंदी में लिखना है, पहले आपको पर्सन का नाम लिखना है और फिर लिखना है मैं डैश के लिए कृतज्ञ हूँ। कि मैं फॉर एग्ज़ाम्पल वही एग्ज़ाम्पल लेते हैं कि राम मैं तुम्हारे साथ बिताए हुए अच्छे पलों के लिए कृतज्ञ हूँ, है ना। तो इस तरह से हमें ये लिखना है। आगे रॉन्डाबान एक एग्ज़ाम्पल देके बता रही हैं जिसमें कि पॉल नाम के एक व्यक्ति हैं। तो जैसे कि हमने स्टार्टिंग में वो डिस्कस किया था ना कि मान लो कि अगर किसी का डाइवोर्स हो गया हो, है ना, तो एज अ लेडी कैसे वो अपने उस एक्स हस्बैंड के लिए ग्रेटफुल हो सकती है। तो यही एक एग्ज़ाम्पल है जो कि बहुत अच्छे से रॉन्डाबान ने एक्सप्लेन किया है। तो 10 पॉइंट्स जैसे कि आपको बोला है कि लिखने के लिए, है ना, कि आपको ढूंढ के 10 पॉइंट लिखने हैं। तो सेम यही एग्जांपल पकड़ा है कि जैसे कोई लेडी है जिसका डाइवोर्स हो गया है और उसके एक्स हस्बैंड का नाम है पॉल, तो वो कैसे पॉल के लिए ग्रेटफुल हो सकती है। तो पॉइंट नंबर 1 है कि पॉल आपके साथ बिताए समय के लिए मैं आपकी कृतज्ञ हूँ। भले ही हमारा विवाह टूट चुका है, लेकिन इससे मैंने बहुत कुछ सीखा है। अब मैं पहले से अधिक समझदार हूँ और हमारे विवाह से मैंने जो भी सीखा है उसका इस्तेमाल मैं आज अपने कई संबंधों में कर रही हूँ। तो मान लो कोई लेडी है, वो अपने एक्स हस्बैंड के लिए कह रही है कि हमने जो भी टाइम एक साथ गुजारा है उसके लिए मैं आपकी बहुत कृतज्ञ हूँ। बेशक आज हमारी शादी जो है वो टूट गई है, लेकिन एक होता है ना कि हम रिश्ते में रहते रहते बहुत कुछ सीख लेते हैं। जब दो लोग साथ में रहते हैं तो वैसे ही
हम एक दूसरे के साथ एडजस्ट करना, एक दूसरे की चीज़ों को प्रायोरिटाइज़ करना, एक दूसरे की खुशी के लिए छोटे-छोटे काम करना, है ना? एक दूसरे को अच्छा फ़ील करवाने के लिए जो छोटे-मोटे एफ़र्ट करते हैं। तो देखो, शादी हुई है तो ऑब्वियसली कोई तो ऐसा टाइम रहा होगा जिसमें वो अच्छे से भी रहे होंगे, है ना? तो चाहे वो आपका हनीमून फ़ेज़ ही क्यों ना रहा हो कि जिसमें कि आपने बहुत एन्जॉय किया हो। अब कुछ लोगों का ये हो सकता है कि अब देखो, भले ही किसी की लव मैरिज हो चाहे अरेंज मैरिज हो, है ना? तो आजकल अरेंज मैरिज में भी आपकी राय तो पूछी जाती है। तो देखो, पर्सन को तो आपने ही पसंद किया है, चाहे वो लव मैरिज में पर्सन हो चाहे वो अरेंज मैरिज में हो। तो कभी ना कभी तो आपने उसको पसंद किया है, इसलिए तो आपके साथ उसकी शादी हुई है। कभी तो कुछ तो अच्छा लगा होगा उसमें, है ना? कभी तो कोई अच्छे मोमेंट आपने बिताए होंगे एक साथ में, तो उनको याद करो। और ऐसा होता है ना कि जैसे जैसे हमारी एज बढ़ती है, जो भी हमारे लाइफ के एक्सपीरियंस रहते हैं वो हमें और समझदार बना देते हैं। तो उसी के लिए वो लेडी अपने हस्बैंड का थैंक यू बोल रही है, ग्रेटफुल हो रही है कि मैंने जो कुछ भी उस रिश्ते में रहते हुए सीखा, उसने मुझे और ज़्यादा समझदार बना दिया। और उन सब चीज़ों का इस्तेमाल, जो भी लर्निंग्स इस रिश्ते में रही हैं, उसका इस्तेमाल मैं बाकी रिलेशंस में कर रही हूँ। कि जैसे बहुत ज़्यादा अटैच हो जाना, ओवर एक्सपेक्टेशंस रखना, कुछ भी चीज़ हो सकती है। तो जो भी उस रिश्ते में रहते रहते उन्होंने सीखा है, उसको वो अब आज की लाइफ में, प्रेजेंट लाइफ में अच्छे वे में बहुत ही समझदारी के साथ कर रही हैं। तो ये अच्छी बात है। सेकंड पॉइंट है, पॉल, मैं हर उस चीज़ के लिए कृतज्ञ हूँ जो आपने हमारे वैवाहिक जीवन को सफल बनाने के लिए की, क्योंकि 10 वर्षों के वैवाहिक जीवन का अर्थ यह है कि आपने वाकई कोशिश की थी। अब देखो, 10 साल का अगर किसी का रिलेशन रहा हो, 10 साल की मैरिज अगर किसी की रही हो, तो 10 साल तो उसने उस पर्सन के साथ बिताए हैं ना। तो ऑब्वियसली 10 साल जब बिताए हैं तो कुछ तो अच्छा रहा होगा कि 10 साल तक वो टिक पाई शादी। तो उसमें छोटे बड़े एफर्ट पॉल ने भी किए होंगे, है ना? तो जो भी पॉल ने एफर्ट किए, आज वो उनको अप्रिशिएट कर रही हैं कि हाँ, आपने भी इस रिश्ते को बचाने के लिए या इस रिश्ते को चलाने के लिए जो भी आपने कोशिशें की, उसके लिए मैं आपकी ग्रेटफुल हूँ, है ना? थर्ड पॉइंट है, पॉल, मैं हमारे बच्चों के लिए आपके प्रति कृतज्ञ हूँ। हर दिन उनसे मुझे जो खुशी मिलती है वो आपके बिना संभव नहीं थी। अब देखो, उनको अगर बच्चे मिले हैं पॉल से, तो मैंने जैसे एक एग्जांपल में बताया था ना कि जब कोई चला जाता है तो हमें एक जीने की आस चाहिए होती है, और अगर वो आस माँ के लिए बच्चे हों या पिता के लिए बच्चे हों, तो एक होता है ना कि गोल सेट है कि बच्चों के लिए अब जीना है। तो अब उनको देख देख के वो हर रोज़ जी रही है, खुश हो रही है ना? एक गोल मिल गया है ना, जीने का मकसद मिल गया है, उम्मीद मिल गई है। तो बस वो अपने बच्चों के लिए, तो वो पॉल के लिए इसलिए कृतज्ञ है कि उनसे उन्हें बच्चे मिले, और आज वो उन्हीं बच्चों के साथ अपने जीवन को खुशी खुशी बिता रहे हैं। तो इसके लिए वो ग्रेटफुल है कि उनसे उन्हें बच्चे मिले। फोर्थ पॉइंट है, पॉल, मैं कड़ी मेहनत और उन लंबे घंटों के लिए आपके प्रति कृतज्ञ हूँ जो आपने हमारे परिवार को पालने के लिए लगाए, जबकि उस दौरान मैं घर पर रहकर हमारे बच्चों को संभाल रही थी। हम सबकी जिम्मेदारी उठाना बहुत बड़ी बात थी, इसलिए धन्यवाद। तो वो जो काम करते थे, बाहर जाके अपनी जॉब कर रहे थे, पैसे कमा रहे थे, वो उसके लिए कृतज्ञ हैं कि मैं तो घर पे रह के बच्चों को संभाल रही थी, पर आप हम सबकी जिम्मेदारी उठा रहे थे। तो खर्चे बढ़ रहे थे, तो फिर भी आप इतना कमा रहे थे, कड़ी मेहनत कर रहे थे, है ना? तो उसके लिए मैं आपकी बहुत शुक्रगुजार हूँ कि आपने अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को उस समय समझा और हम सबको जो भी हमारी नीड्स हैं वो पूरी करके दी। तो उसके लिए वो ग्रेटफुल हैं। फिफ्थ पॉइंट है, पॉल, हमारे बच्चों को बड़ा होते देखने के कीमती पलों के लिए मैं आपकी कृतज्ञ हूँ। मुझे अपने बच्चों को पहली बार बोलते और चलते देखने का अवसर मिला, जबकि आप उस अवसर से वंचित रहें। तो वो कहती हैं कि ये जो हमने अपने बच्चों के साथ कीमती पल कौन से? चाइल्डहुड वाले। तो जब हमारे बच्चे अपने बचपन को जी रहे थे तो हम उनके साथ थे, हम उनको बड़ा होते हुए देख रहे थे। तो मैं उसके लिए ग्रेटफुल हूँ कि उस वक्त आप मेरे साथ थे। तो
जो एक होता है ना कि पेरेंट्स के लिए जब बच्चा पहली बार बोलता है या चलता है, वो मोमेंट बहुत ही प्रीशियस होता है, क्योंकि जब बच्चा पैदा होता है ना, तब से ही वो सोच रहे होते हैं कि कब ये बोलेगा, कब ये मम्मा बोलेगा, कब ये पापा बोलेगा, कब ये चला करेगा। तो एक क्यूरियोसिटी होती है कि कब ये बड़ा होगा, फिर हम ऐसा करेंगे वैसा करेंगे, इमेजिनेशन में चला होता है वो सब, है ना। तो जो वाइफ़ है उसको तो वो अपॉर्चुनिटी मिली कि वो पहली पहली बार अपने बच्चों को, जब भी उसके बच्चे ने बोला होगा या चला होगा, तो वो तो उसकी विटनेस रही, पर पॉल नहीं रहे। फिर भी वो ग्रेटफुल है कि मुझे वो अपॉर्चुनिटी मिली, और सिर्फ आपकी वजह से है, क्योंकि आपके ऊपर कमाने की ज़िम्मेदारी थी, घर चलाने की ज़िम्मेदारी थी, और मैं तो बच्चों को पाल रही थी, तो मुझे वो अपॉर्चुनिटी मिली। इसके लिए मैं बहुत बहुत शुक्रगुज़ार हूँ आपकी। नेक्स्ट पॉइंट है, पॉल, दुख और असफलता के मुश्किल समय में आपके सहारे के लिए मैं कृतज्ञ हूँ। तो एक होता है ना कि हस्बैंड वाइफ के रिलेशन में यही तो सबसे अच्छी बात होती है कि वो खुशी में भी साथ में होते हैं और दुख में भी साथ में होते हैं। तो जब कोई ऐसा डिफ़िकल्ट टाइम आया होगा कि जब कोई लॉस हुआ होगा या कोई दुखी समय रहा होगा, है ना, तो उस वक्त पॉल ने उनको इमोशनली सपोर्ट किया होगा, उसके लिए वो उनकी ग्रेटफुल हैं। 7वां पॉइंट है, पॉल, मैं उस समय के लिए आपकी कृतज्ञ हूँ जब मैं बीमार थी और आपने मुझे तथा बच्चों को संभालने के पूरे जतन किए थे। तो जब भी वो कभी बीमार पड़ी होंगी तो उन्होंने बच्चों को भी संभाला होगा, उनको भी संभाला होगा, टाइम से उनको दवाइयाँ दी होगी, डॉक्टर के पास लेके गए होंगे। तो जो भी एक टाइम रहा होगा कि जब वो बीमार थी, तो पॉल ने घर को मैनेज किया, बच्चों की देखभाल की, उनको संभाला, तो उस टाइम के लिए वो उनकी ग्रेटफुल हैं। आगे 8 पॉइंट है, पॉल, मैं उस बेहतरीन समय के लिए कृतज्ञ हूँ जो हमने एक साथ बिताए, और हमारे जीवन में ऐसे कई मौके आए थे। तो एक होता है ना कि कोई तो ऐसा टाइम रहा होगा कि जब वो दोनों बहुत अच्छा टाइम उन्होंने स्पेंड किया होगा, चाहे वो उनका हनीमून फेज़ हो, चाहे वो जब उनके बच्चे पैदा हुए हों, तो जो खुशी होती है माँ बाप दोनों को होती है। तो कोई तो जो भी अच्छा टाइम उन्होंने एक दूसरे के साथ बिताया है, उसके लिए वो उनकी ग्रेटफुल है, क्योंकि जीवन में ऐसे बहुत बार उन्होंने बहुत अच्छा टाइम एक साथ में बिताया है, तो उसके लिए वो ग्रेटफुल हैं। नेक्स्ट पॉइंट है, पॉल, मैं कृतज्ञ हूँ कि आप हमारे बच्चों के पिता बने रहना चाहते हैं। एक होता है ना कि डाइवोर्स के बाद या तो बच्चे माँ के पास रहते हैं या तो बाप के पास रहते हैं, किसी एक के पास रहना होता है। और अब जब ये बुक फ़ॉरेन में लिखी हुई है तो वहाँ पे ये भी होता है कि बाद में आप उनके पिता बने रहना चाहते हो, है ना। कुछ ऐसा होता है ना कि पैसे वगैरह कुछ देने होते हैं, या आप उनके साथ बिल्कुल ही कांटेक्ट में ना रहो, बिल्कुल नो कांटेक्ट की सिचुएशन में चले जाओ। तो यहाँ पे ये है कि पॉल खुद भी चाहते हैं कि उनके पिता बने रहना चाहते हैं। हो सकता है वो उनको खर्चे देते हों हर महीने, हो सकता है वो उनसे मिलने के लिए आते हों बच्चों के साथ, है ना। तो पॉल के लिए वो इसलिए कृतज्ञ हैं कि वो अभी भी डाइवोर्स के बाद भी बच्चों के पिता बने रहना चाहते हैं। वो जो भी एक फादर की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती हैं वो सारी पूरी करते हों, है ना। तो एज अ पिता वो हमेशा अपने बच्चों के लिए सपोर्ट सिस्टम रहते हों। आगे 10th पॉइंट है, पॉल, मैं आपके सहारे के लिए कृतज्ञ हूँ और उस समय के लिए जो आप हमारे बच्चों को देना चाहते हो। मैं जानती हूँ कि आपके लिए भी वे उतने ही मायने रखते हैं जितने कि मेरे लिए। तो पॉल हमेशा अपने बच्चों के लिए खड़े रहते हों, उनको सपोर्ट करते हों, उनको टाइम देते हों, तो वो उसके लिए बहुत कृतज्ञ हैं कि मुझे पता है कि आप उनको उतने ही ज़्यादा, कि आप इस टाइम पे भी, मतलब डाइवोर्स के बाद भी आप के लिए वो उतने ही मायने रखते हैं जितने पहले रखते थे। एज अ फादर जो बच्चों के साथ आपकी फीलिंग जुड़ी हुई हैं वो अभी भी जुड़ी हुई हैं, तो वो उस चीज़ के लिए ग्रेटफुल हैं। तो इस तरह से एग्जाम्पल में समझाया गया है कि कैसे उस रिश्ते में, कि जैसे मान लो कि किसी का डाइवोर्स हो चुका है, अब डाइवोर्स क्यों हुआ होगा, ऑब्वियसली कोई तो कड़वाहट रही होगी ना रिश्ते में, कि रिश्ता डाइवोर्स तक पहुंच गया और डाइवोर्स हो भी गया। अब वो लेडी सोच रही है कि कैसे उस रिश्ते में वो होता है ना कि
अब रिश्ते में कड़वाहट है, अब इसका मतलब ये तो नहीं है कि रीयूनियन करना, बट हाँ एक एज अ पर्सन वो पॉल को कभी भी गलत ना समझे, है ना। पॉल के साथ जो रिश्ता है, कभी तो अच्छा टाइम उन्होंने बिताया, तो उसके लिए वो तो ग्रेटफुल रह सकती है ना, रेदर देन हमेशा कंप्लेन करने की पॉल ऐसे व्यक्ति हैं, इस वजह से मैंने उनको छोड़ा, या हमारे रिश्ते में ऐसी बातें आ गई थी, उस वजह से हमने तलाक, उस वजह से हमने डाइवोर्स लिया, अलग हो गए। तो वो सब चीज़ें याद करने से, उन सब चीज़ों के बारे में बात करने से बढ़िया है कि हम रिश्ते को हील करें, बिकॉज एज अ पर्सन दोनों ही बढ़िया हैं, कभी तो अच्छा टाइम बिताया ही है उनके साथ, तो क्यों ना उस चीज़ को याद किया जाए, उसके लिए ग्रेटफुल रहा जाए, अच्छी अच्छी बातों को याद किया जाए। बिकॉज यही हम मैजिक बुक में सीख रहे हैं ना कि जो आप दोगे वही आपको मिलेगा। वट यू अप्रिशिएट यू अट्रैक्ट। तो जो जिस चीज़ को आप अप्रिशिएट करोगे, अच्छी चीज़ों को अप्रिशिएट करोगे, अच्छी चीज़ें आपकी तरफ आएंगी। रिश्तों को हील करने पे काम करोगे, रिश्ते हील होंगे। और वही बात है कि जो अंगारा आपने पकड़ के रखा है, हर वक्त आप उनके बारे में जब भी सोच रहे हो, अगर गलत गलत भावना के साथ सोच रहे हो, नेगेटिव फीलिंग के साथ सोच रहे हो, तो उससे बढ़िया ना कि अच्छे वे में उनको याद किया जाए, अपने रिश्तों को और मधुर बनाया जाए। ठीक है, तो यही रॉन्डा बर्न हमें बता रही हैं और आगे कह रही हैं कि जब आप 10 चीज़ों की अपनी कृतज्ञता सूची पूरी कर लेते हैं तो आपको उस व्यक्ति और संबंध के बारे में काफ़ी बेहतर महसूस करना चाहिए। आप जिस चरम बिंदु तक पहुंचना चाहते हैं वह यह है कि आपके मन में उस व्यक्ति के प्रति कोई भी बुरी भावना ना रहे, क्योंकि उन भावनाओं से आपके ही जीवन को नुकसान होता है। यह जान ले कि हर संबंध अलग होता है और यदि ज़रूरत हो तो आप इस जादुई अभ्यास को कई दिनों तक दोहराने का विकल्प चुन सकते हैं, जब तक कि आप उस बिंदु पर न पहुंच जाएं जहां आपके मन में उस व्यक्ति के प्रति कोई भी बुरी भावना न बचे। तो यही वो कहती हैं कि ग्रैटिट्यूड लिस्ट जब आप ये बनाओगे, 10 चीज़ों की सूची बनाओगे, तो आप धीरे धीरे देखोगे कि आपको अच्छा अच्छा बेहतरीन महसूस होगा। और ये जो प्रैक्टिस है वो आपको तब तक कंटिन्यू रखनी है जब तक कि आपके अंदर वो एक शांति सी आपको महसूस ना हो, आपको खुद से ऐसा ना लगे कि नहीं, अब जब भी मैं उस पर्सन को याद करती हूँ तो उसकी अच्छी बातें ही मेरे सामने आती हैं, मैं अच्छी चीज़ों के लिए उसको याद करती हूँ। तो जब तक ये आपको फील ना हो तब तक इस प्रैक्टिस को कई दिनों तक दोहराते रहें, तब तक दोहराते रहें जब तक कि वो फीलिंग ना आए। और जैसे ही इस रिश्ते में उस पर्सन के साथ वो फीलिंग आ जाए, उसके बाद किसी और रिश्ते को पकड़ लो, उसको हील कर लो। इस तरह से अपनी ज़िंदगी में सारे रिश्तों को हील कर लो। ठीक है, आगे वो कहती हैं, यदि आप किसी वर्तमान संबंध को बेहतर बनाने के लिए कृतज्ञता की जादुई शक्ति का इस्तेमाल कर रहे हैं तो आप उस संबंध को चमत्कारिक ढंग से अपने आंखों के सामने बदलता हुआ देखेंगे। दरअसल कृतज्ञता से संबंध को जादुई अंदाज में बदलने के लिए केवल एक व्यक्ति की ही आवश्यकता होती है, लेकिन जो व्यक्ति कृतज्ञता का इस्तेमाल करता है उसे जीवन भर उसके लाभ मिलते हैं। तो वो कहती हैं कि अगर आपने अभी कोई ऐसा रिश्ता चुना है जो कि प्रेजेंट में है, करंट रिलेशनशिप है कोई, है ना, तो उसमें तो आप अपनी आंखों के सामने मैजिकली उसको बहुत अच्छे इंप्रूव होते हुए देखोगे। ये होता है, सीरियसली ये सब चीज़ें होती हैं, काम करती हैं ये सब चीज़ें। करो आप मैजिकली, आपको पता भी नहीं चलेगा कि कब सामने वाला आपके अकॉर्डिंग जैसा आप चाहते हैं, या तो आपके अकॉर्डिंग आपकी मनचाही चीज़ें होने लग जाएंगी, या तो ऐसा होगा कि एक टाइम ऐसा आ जाएगा कि सामने वाला क्या कर रहा है आपको उस चीज़ से फ़र्क ही नहीं पड़ेगा। मतलब एकदम से रिलेशन इतना हील्ड हो जाएगा कि रिश्ता बहुत अच्छा हो जाएगा। कई बार तो कुछ रिश्ते ऐसे भी होते हैं जो टूटने के कगार पे आ जाते हैं, पर जैसे ही वो ये वाली प्रैक्टिस करते हैं उनके रिश्ते डाइवोर्स से निकल के बहुत अच्छे हो गए। उनके डाइवोर्स होते होते रुक गए। कईयों के ऐसे भी केस थे कि रिश्ता एकदम बिल्कुल अनहील्ड था, टूटा हुआ था, पर रिश्ते अच्छे हो गए। तो ये ऐसे ही काम करता है। तो जो अभी एग्जाम्पल हमने डिस्कस किया था वो तो पास्ट का कोई रिलेशन था, है ना, जिसमें कि वो पास्ट के रिलेशन को हील कर रही थी। तो उसमें तो ऐसे रिश्तों में जो कि पास्ट में है उसमें आपको मन ही मन में शांति सी फील होगी, मन ही मन में अच्छा सा फील होगा। जब भी आप उस पर्सन को याद करोगे आपको अच्छा सा लगेगा, कोई बुरी भावना नहीं आएगी। और अगर आप प्रेजेंट के किसी रिलेशन पे ये काम कर रहे हो तो आपको सामने ही जादू होते हुए दिखेंगे, आपको सामने ही रिश्ते हील होते हुए दिखेंगे। और वो कहती हैं कि ये जो प्रैक्टिस है ना, इसके लिए सिर्फ और सिर्फ एक ही पर्सन ज़रूरी है और वो हो आप।
आपको किसी के सामने जाके कुछ बोलना नहीं है, मैं क्या कर रही हूँ, क्यों कर रही हूँ, कुछ नहीं करना है। ना उसको जाके ये ग्रैटिट्यूड लिस्ट दिखानी है, कुछ नहीं करना है। बिकॉज सारी की सारी माइंड गेम होती है। आपने अपने माइंड में आपने अभी अपनी नज़रें जो हैं वो रखी हैं खामियों की तरफ, वो रखी हैं रिश्तों में क्या सही नहीं चल रहा है उस चीज़ की तरफ। तो जैसे ही आप ये सब चीज़ें फील करना शुरू करोगे, ग्रैटिट्यूड देना शुरू करोगे, तो धीरे धीरे क्या होगा कि आपकी जो नज़रें हैं वो अच्छाई की तरफ चली जाएंगी। तो आपको रिश्ते में अच्छा अच्छा दिखना शुरू होगा, खामियों की जगह आपको उनकी अच्छी चीज़ें दिखना शुरू हो जाएंगी। तो रोंडा बर्न कहती हैं कि इस प्रैक्टिस को करने के लिए सिर्फ और सिर्फ आपकी ज़रूरत है। आप वो रिश्ता पकड़ लो, उसको हील करने लग जाओ। और जो व्यक्ति इस प्रैक्टिस को करता है ना, उसके जीवन में पूरा, उसके जीवन भर उसको ये लाभ मिलता है। बिकॉज एक बार उसने सीख लिया ना कि कैसे रिश्तों को हील किया जाता है, फिर वो अपने बाकी के सारे रिश्तों को हील करने लग जाता है। तो धीरे धीरे उसका जीवन जो होता है वो सुखमय बन जाता है। और आगे वो कहती हैं, यदि आप अतीत का कोई संबंध चुनते हैं जहां अब उस व्यक्ति से आपका कोई संपर्क नहीं है, तो आप अपने भीतर खुशी और शांति का प्रवाह महसूस करेंगे और साथ ही जीवन के अन्य वर्तमान संबंधों को भी जादू से बेहतर बनता देखेंगे। तो ये होगी पास्ट की बात। और फ्यूचर के लिए भी वो कहती हैं कि भविष्य में यदि कोई संबंध चुनौतीपूर्ण बने तो इस जादुई अभ्यास का तत्काल इस्तेमाल करने की याद रखें। इस तरह आप मुश्किलों को बढ़ने से पहले ही रोक देंगे और संबंध में जादू को बढ़ा देंगे। तो वो कहती हैं कि पास्ट का भी हो गया, पास्ट में आपको पास्ट के रिलेशन पे अगर आप काम करोगे तो आपको मन ही मन में शांति सी फील होगी, अच्छा सा फील होगा। और अगर इन फ्यूचर आपको ऐसा लग रहा हो कि फ्यूचर में किसी के साथ मेरा रिश्ता ना ठीक नहीं हो रहा है, मतलब आज उसके साथ कुछ सही नहीं चल रहा है, तो फ्यूचर में हो सकता है रिश्ता इस तरह से टूट जाए, तो आपको क्या करना है, फ्यूचर में अगर आपको कभी भी ऐसा लगे तो आपको याद रखना है कि डे 15 की जो प्रैक्टिस है, मैजिकली हील योर रिलेशनशिप्स, जादू से अपने संबंधों को हील करना, इसको आप प्रैक्टिस करो। और जो भी चुनौतियां आपके रिश्तों में आ रही हैं, चाहे वो कितनी ही बड़ी क्यों ना हो, आप इस प्रैक्टिस के साथ उसको हील कर सकते हो और आप अपने रिश्ते को जादू के साथ बहुत ही सुखमय बना सकते हो। तो अब आपको ये प्रैक्टिस याद रखनी है और करनी है। ओके, तो अब बात करते हैं, तो ये यहाँ पे ही आपका चैप्टर ख़त्म होता है। अब बात करते हैं जादुई अभ्यास क्रमांक 15, मैजिक प्रैक्टिस नंबर 15, जादू से अपने संबंधों को मधुर बनाएं, मैजिकली हील योर रिलेशनशिप्स। तो पहली तो वही है, काउंट योर ब्लेसिंग्स, अपनी नियामतें गिने। ये तो आप करते आ ही रहे हो। सुबह उठते ही आपको 10 नियामतों की सूची बनानी है, उस पर लिखना है कि आप क्यों कृतज्ञ हो और उस सूची को दोबारा पढ़ना है और हर नियामत के अंत में धन्यवाद कहना है। तो देखो, ये बोलना भी ज़रूरी है। लिख तो आप लेते हो पर कई बार आप बोलते नहीं हो, बोलना भी है। बिकॉज जब आप बोलते हो तो आपके कान सुनते हैं, इसलिए लिखने के बाद बोलना है और ज़्यादा से ज़्यादा कृतज्ञता महसूस करनी है। फीलिंग इज़ द फ्यूल, तो फीलिंग मैटर करती है, बोलना है और महसूस भी करना है। अब बात करते हैं सेकंड प्रैक्टिस की। तो इसमें कहा गया है कि किसी एक मुश्किल, समस्याग्रस्त या टूटे संबंध को चुनें जिसे आप बेहतर बनाना चाहते हो। सबसे पहले तो किसी एक, देखिए सिर्फ एक पे काम करना है। जब वहाँ पे आपको अच्छी फीलिंग आना शुरू हो जाए, आपको लगे कि अब रिश्ता हील हो चुका है, चाहे आपके मन से हुआ हो, चाहे आपको सामने कुछ क्लू दिख रहे हो, कुछ प्रूफ्स दिख रहे हो उस चीज़ के, तो जब आपको लगे कि रिश्ता हील हो गया है, तभी किसी दूसरे रिश्ते पे जंप करना है, तभी किसी दूसरे रिश्ते को हील करने पे काम करना है। जब तक ये नहीं होता है तब तक आपको एक ही रिश्ते पे काम करना है और कंटिन्यू काम करते जाना है। रोज़ उस पर रोज़ बैठ के 10 चीज़ों लिखनी है, तब तक लिखते जाना है, उतने दिनों तक लिखते जाना है जब तक कि आपको खुद में ही पॉजिटिव फीलिंग आना शुरू ना हो जाए। ओके, थर्ड है, बैठकर 10 चीज़ों की सूची लिखें जिसके लिए आप चुने हुए व्यक्ति के प्रति कृतज्ञ हैं। इसे निम्न तरीके से लिखें, डैश आई एम ग्रेटफुल फॉर डैश। मतलब उन्होंने कहा है कि किसी शांत सी जगह पे चले जाओ, कॉपी पेन लेकर वहाँ बैठ जाओ आराम से, और जो भी पर्सन आपने चुना है, जिसके साथ आप रिलेशन हील करने वाले हो, उसके बारे में 10 ऐसी चीज़ें लिखो जिसके लिए आप ग्रेटफुल हो। इसके लिए उन्होंने बताया भी है कि कैसे लिखना है।
कि पहले नाम लिखना है, फिर लिखना है आई एम ग्रेटफुल फॉर डैश, कि क्यों ग्रेटफुल हो वो भी आपको साथ में लिखना है। ठीक है, हिंदी में है डैश मैं डैश के लिए कृतज्ञ हूँ। आगे फोर्थ प्रैक्टिस है कि आज रात को सोने से ठीक पहले अपना जादुई पत्थर हाथ में थामें और दिन भर में हुई सबसे अच्छी चीज़ के लिए जादुई शब्द धन्यवाद कहें। तो ये तो आप हर रोज़ करते आ ही रहे हो कि अपने मैजिक रॉक को हाथ में पकड़ना है, फिर दिन भर में उस दिन में जो भी सबसे अच्छी घटना घटी है उसको याद करना है, सिर्फ उसी को याद करना है। बाकी दिन में क्या हुआ, क्या बुरा हुआ, क्या आपके अनुसार नहीं हुआ, उस किसी भी चीज़ को याद नहीं करना है। सिर्फ और सिर्फ जो सबसे अच्छा घटा है उसको याद करना है, और उसी दिन की बात है ये, सिर्फ उस दिन में जो अच्छा घटा है। ठीक है, पुराने किसी बात को भी याद नहीं करना है, सिर्फ उसी दिन में अच्छा कुछ ढूंढना है, उसको याद करना है। याद करते करते थैंक यू बोलना है, फील करना है और सो जाना है चुपचाप। ठीक है, तो ये था हमारा डे 15 मैजिकली हील योर रिलेशनशिप्स। तो इस प्रैक्टिस से आज आपको तो ये प्रैक्टिस जो है वो आपको आज सिखा रही है कि कैसे अपने संबंधों को आपने मधुर बनाना है, मैजिकली हील करना है। तो अब शुरू हो जाओ, काम करो और अपने सारे रिश्तों को हील कर दो बारी बारी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट प्रैक्टिस के साथ। तब तक के लिए खुश रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, खुद को खूब सारा प्यार कीजिए, और अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर दीजिए और इन वीडियोस को दिल खोल कर शेयर कीजिए। और जो भी आपके छोटे बड़े जो भी मैजिक जो भी चेंजेस आप अपनी लाइफ में देख रहे हो उनको यहाँ पे आकर कमेंट सेक्शन में ज़रूर शेयर किया करो, बिकॉज जब कोई और उनको पढ़ता है तो उनको मोटिवेशन मिलता है, वो इंस्पायर होते हैं कि जब औरों की लाइफ में ये चीज़ें काम करती हैं तो हमारी लाइफ में भी ये सब चीज़ें काम करेंगी। और सबका होता है कि हमें भी अपनी अपनी सक्सेस स्टोरीज शेयर करनी है, तो ज़रूर आकर शेयर किया करो। ठीक है, तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए खुश रहो, हंसते रहो, मुस्कुराते रहो और वीडियोस शेयर करते रहो, और अंत में मेरे साथ कहो सबका मंगल हो।